अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नोवेल में आपका वेलकम है। नोवेल नेम है जाने तमन्ना बाय अलीशे खान, एपिसोड 3। क्या हुआ, इतनी खामोशी क्यों है? किसी को कोई एतराज़ है हमारे फैसले पर? डाइनिंग टेबल पर इतनी खामोशी देखते हुए आदिल शाह ने अपनी रौबदार आवाज़ में सबको मुखातिब किया था। मेहराल शाह का दिल चाहा ऊंची आवाज़ में ऐलान कर दे, जी जान से कबूल है आपका फैसला दाजी। लेकिन महराज शाह की सरगोशी में समझाने पर वो लब वाह करने वाली थी, मुंह बनाकर खामोश हो गई। डाइनिंग रूम में बर्तन उठाने की गर्द से दाखिल होती गुलाली का वजूद जैसे जलजलों की जद में था। गुलाली की क्रिस्टल ग्रे आंखें लबालब पानियों से भरती फैल चुकी थी। गुलाली को लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। अभी कुछ देर पहले ही तो इसके महरम ने इसकी सांसों पर काबिज होते हुए इस पर अपना हक जताया था, और अगले ही पल ऐलान किया जाता है कि वो किसी और का होने वाला है, तो इसकी 7.5 साला मनु का इतने बड़े सदमे से मर ना जाए। गुलाली अपनी हिचकियां रोकने की गर्ज से अपने होठों को चबाती दबाती हुई वहां से भागी थी। काजिम, तुम बताओ, क्या हमारा फैसला गलत है? सबको हुनूस खामोश देखते हुए आदिल शाह का रुख अब काजिम शाह की तरफ था, क्योंकि हारून शाह और दरियाब शाह से तो वो पहले ही इस बाबत इस्तफसार कर चुके थे, जिस पर उन्होंने इनकी तायीद करते हुए अपना रजामंदी दी थी। अब वो अपने पोतों की रजामंदी चाहते थे। दादी, आपका फैसला कैसे गलत हो सकता है? अच्छी बात नहीं है, ओजी हमारे छोटे शाह की हो जाएगी। हमारी ओजी किसी गैर जगह पर जाना ही नहीं पड़ेगा, और आहान और मेराल का भी कपल अच्छा रहेगा। काजिम शाह ने नरमी से मुस्कुराते हुए पहले अर्जम और एजल शाह के मुतालिक अपना मकूफ बयान किया, और फिर आहान शाह को आंख दबा के सिलगाते हुए इसके और मेराल के कपल पर एक अच्छा सा कमेंट दिया था, जिस पर मेराल शाह के चेहरे पर तो जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट दौड़ी थी, लेकिन आहान शाह इसे घुरियों से नवाजना नहीं भूला था। एजल शाह का वजूद तो ऐसे साकित हुआ था जैसे काटो तो मानो लहू में बदन नहीं। काजिम शाह के मौक़िफ़ पर एजल शाह ने फतराई हुई आंखों से उसकी तरफ देखा था। एजल शाह की नीली आंखों में नमी उमड़ी थी। दाजी, जब तक काजिम लाला की शादी नहीं होगी, मैं इनके साथ नाइंसाफ़ी करते हुए कभी भी पहले शादी नहीं करूंगा। अर्जम शाह ने आदिल शाह के इस फैसले पर खुद को संभालते हुए संजीदगी से बहाना गढ़ा था, जिस पर काजिम शाह ने मुस्कुरा कर आइब्रो उचकाते हुए इसकी तरफ देखा था। इसका इंतज़ाम भी हम कर लेंगे छोटे शाह, पहले तुम बताओ, तुम्हें हमारे फैसले से कोई एतराज़ तो नहीं? आदिल शाह ने अपना रुख अर्जम शाह की तरफ मोड़ते हुए रौबदार आवाज़ में पूछा था। दाजी, मैंने एजल के मुतालिक कभी ऐसा नहीं सोचा। वो मेरी छोटी बहनों की तरह है। मैं नहीं चाहता हमारा ये बहन भाइयों वाला रिश्ता ख़राब। इससे पहले कि अर्जम शाह मज़ीद तवज्जियाँ पेश करता, जब आदिल शाह ने इसकी बात काटी थी, शादी से पहले सब बहनें ही होती हैं। अगर अभी नहीं सोचा तो बाद में सोच लेना। अगर इसके अलावा कोई वजह है तो बताओ। आदिल शाह ने कंधे उचकाकर संजीदगी से गोए हुए थे, जिस पर अर्जम शाह ने अपने लब सख्ती से भींचे थे। आंखों के सामने छम से एक पर्दे में छुपा हुआ सरापा लहराया था। अर्जम शाह का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह अपनी कैफियत समझने से कासिर था, इसकी समझ से बाहर था। वो दाजी को क्या जवाब दे? दाजी, मेरा अभी शादी का कोई प्लान नहीं है। काजिम मुझसे 3 दिन बड़ा है, इसीलिए उसूलन इसकी शादी मुझसे पहले बनती है। आहान शाह ने बेतासिर लहजे में यहाँ भी काजिम शाह को फंसाया था, जिसने इसे चौंक कर देखा था। आज पहली बार इसने काजिम शाह को बड़ा बनाया था, वो भी सिर्फ अपने मतलब के लिए, वरना वो हर वक्त काजिम शाह पर भी रौब झाड़ने से गरीज नहीं करता था। वेट, ये आप दोनों मेरी काजिम लाला को बार बार सिंगल होने के नत नए पहलियों से अंदाज में ताने क्यों दे रहे हैं? वैसे ही इन्हें मुंह पर बोल देना जो दिल में है। जोरी शाह अपने से कुछ फासले पर बैठे आहान शाह और अर्जम शाह को देखता बज़ाहिर काजिम शाह की हिमायत में बोला था, लेकिन काजिम को दिल जलाने वाली मुस्कुराहट पास करना भी वो नहीं भूला था। इसे तो बस बहाना चाहिए होता है काजिम शाह के कंवारे होने पर चोट करने के लिए। जोरी शाह के मौक़िफ़ पर काजिम शाह का जब से सुर्ख होता चेहरा देखते हुए सबने मुस्कुराहट दबाई थी। ये तो तुम दोनों सरासर कंजूसियाँ ही मार रहे हो। मेरा नहीं ख्याल तुम दोनों को हमारे फैसले से कोई खास मसला है, इसीलिए मंगनी अपने मुकर्रर वक्त पर होगी। आदिल शाह टिशू से अपना लब थपथपा के आहान और अर्जम को लड़ताड़ते कुर्सी से खड़े हो चुके थे। दाजी, मैं सीरियस हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। जब अपनी मर्जी की किसी लड़की से करनी होगी तो बता दूंगा आपको। आहान शाह संजीदगी से बोलता हुआ वहाँ रुका नहीं था, बल्कि वो लंबे लंबे ढक बरता डाइनिंग रूम से निकल चुका था। सबने आहान शाह के ढके छुपे अल्फाजों में दाजी की बात से इनकार सुनते हुए अपने लब काटते हुए इसकी पुश को देखा था। देख रहे हो अपनी नाफरमान औलाद को? कभी जो तुम्हारी टेढ़ी औलाद सीधे तरीके से मेरी बात मान ले।
दाजी अपने सामने बैठे निचले लब को दांतों में दबाए हारून शाह को देख के गुस्से से बोलते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ चुके थे। हारून शाह ने अपने बड़े सपूत की इस हरकत पर अपने लब भींचे थे। आहन शाह के मुंह से खुद के लिए रिजेक्शन सुनते हुए मेराल शाह का गुस्से से बुरा हाल हुआ था। इसे जिद्दी अंदाज में अपनी भूरी आंखों में बेतहाशा सुर्खी लिए शाह बीबी की तरफ देखा था, जिन्होंने इसे आंखों से रिलैक्स रहने का इशारा दिया था। मेराल शाह एकदम से अपने सामने रखी प्लेट पटकती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ चुकी थी। हरजम शाह ने अपने बाप को इल्तिजाई नज़रों से देखकर नफ़ी में सर हिलाया था, जो दाजी की बातों से बिल्कुल मुत्तफिक नज़र आते उसे घुरियों से नवाजते खामोश रहने का इशारा कर रहे थे। पहले ही आहान इनकी बात से इनकार करके इन्हें गुस्सा दिला चुका था। वह नहीं चाहते थे मजीद हरजम शाह के इनकार पर दाजी का बीपी शूट कर जाए। एजल शाह अपनी कैटी को उठाते हुए काजिम शाह को जख्मी नज़रों से देखती अपने कमरे की तरफ बढ़ चुकी थी। काजिम शाह हैरान हुआ था। इसकी नीली आंखों में लबालब पानी देखकर चील सी नज़रें रखने वाला जोरी शाह अपनी कुर्सी से टेक लगा कर बैठता डाइनिंग टेबल पर बैठे एक एक शख्स के तासरात अच्छे से अजबर कर चुका था। गुलाली दाजी की बात सुनते हुए वहाँ रुकी नहीं थी और वो अपने कदम घसीटती हुई अपनी एनेक्सी की तरफ जा चुकी थी। गुलाली को लगा कोई इसके वजूद से रूह निकाल रहा हो। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन खुद पर सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुलाली का भी कुछ ऐसा ही हाल था। चाहे उसके शाहसाई ने उसे अपनी शरीक हयात के तौर पर कबूल नहीं किया था, लेकिन गुलाली ने तो उसे पूरे दिल से अपने जिस्म व जान का मालिक बनाया था। वो छोटी सी नाजुक जान कैसे बर्दाश्त करेगी खुद के साथ इन हवेली वालों की इस कदर सफाकी और ज्यादती? क्या सारी ज़िंदगी के लिए आहन शाह जैसे मजबूत सहारे का साथ पाना सिर्फ इसकी तमन्ना ही रह जाएगी? गुलाली आंसू बहाती हुई अजियत की इंतहा पर सोचती अपने कमरे में आके चारपाई पर औंधे मुंह गिरती फूट फूट कर रो रही थी। सच शुक्रदा जरताज अम्मा हुनूस हवेली में थी, वरना गुलाली की अजियत नाक से इसकिया सुनते हुए इनके हाथ पैर फूल जाते। जोरी शाह अपने कमरे में दाखिल होने ही वाला था जब मरहा शाह ने ना जाने कहां से आती हुई इसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई थी। वो बिल्कुल किसी तेज़ हवा के झोंके की तरह आई थी। जोरी शाह ने इस अचानक पेश आती सूरत हाल पर बमुश्किल अपने तेज़ कदमों को ब्रेक लगाई थी। जोरी शाह ने बेसाख्ता इसकी बल खाती कमर में हाथ डालते इसे गिरने से बचाया था, वरना इसे टकराने के बाद मरहा शाह का सर बुरी तरह से इसके दरवाजे के साथ टकरा जाता और चोट लगने पर जोरी शाह की बोल्ड लेकिन हद से ज़्यादा नाजुक शहजादी पूरी हवेली सर पर उठा लेती। ये क्या तरीका है? कुछ देर संभलने के बाद जोरी शाह इसकी कमर से हाथ निकालता उसे गुस्से से देख के बोला था, पहली बात तो ये कि ये रीश शाह की शहजादी का तरीका है माय हैंडसम हबी, और दूसरी बात मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मरहा शाह इसके ब्लैक जैकेट में मुट्ठियों में भींच के इसके खुद के करीब करती हुई आंख मार के अदा से बोली। इसकी इस अदा पर हमेशा की तरह जोरी शाह का दिल पहलू में धड़का था। पहली बात तो ये कि मेरा नाम जोरी शाह है। दूसरी बात, तुम मेरी शहजादी के ओहदे से उसी दिन उतर गई थी जिस दिन तुम मुझे धुतकार कर बैरून मुल्क गई थी। और तीसरी और आखिरी बात, मुझे तुम्हारी किसी किस्म की कोई बात नहीं सुननी। मेरा रास्ता छोड़ो। जोरी शाह अपने धड़कते दिल को डपटता हुआ इसके हाथ अपनी जैकेट से हटाता बेतासिर लहजे में बोला था, अगर बीवी मनाने में पहल कर ले और शौहर जानबूझकर एटीट्यूड दिखाए तो मुंह की खानी भी पड़ सकती है रीश शाह। इसीलिए मुझे एटीट्यूड इतना ही दिखाओ जितना मेरा बर्दाश्त करने की हिम्मत हो, नहीं तो वहाँ पर रख कर इग्नोर मारूंगी। हर किसी से पूछते फिरोगे मैं नज़र आ रहा हूँ या नहीं। मरहा शाह इसके एटीट्यूड पर गुस्से से इसकी बॉडी बिल्डर सीने पर मुक्का जड़ती दबी दबी आवाज़ में कर रही थी। इसके अल्फाज पर जोरी शाह ने उसे दाद देने वाले अंदाज में आबरू उचका के देखा था। वो ना चाहते हुए भी इसकी ज़रूरी बात सुनने के लिए सीने पर हाथ बांध के खड़ा हो चुका था, जिस पर मरहा शाह फतेहमंदी से मुस्कुराई थी। लंदन में आने से पहले ही मैं इस्लामाबाद में जॉब के लिए 2 से 3 हॉस्पिटल अप्लाई कर चुकी थी। लंदन में मेरी जॉब के एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मुझे इस्लामाबाद के PIMS हॉस्पिटल में जॉब मिल चुकी है। मैं चाहती हूँ मैं पाकिस्तान में अपनी जॉब कंटिन्यू करूँ। तो तुम क्या बोलते हो? मतलब क्या मैं ये जॉब कर लूँ या फिर कहीं और अप्लाई करूँ? मरहा शाह का अंदाज़ बिल्कुल वैसा था जैसे वो बचपन में कोई काम करने से पहले से मशवरा लेती थी, लेकिन वो ये मशवरा लेती हुई अनजाने में जोरी शाह को जलते तवे पर बिठा चुकी थी। मुझे नहीं लगता हम दोनों एक दूसरे को मशवरा देने और मशवरा लेने की पोजीशन में हैं। डॉक्टर बनने से पहले मुझसे पूछा था, जो अब जॉब के वक्त अपने करियर बनाने के तुम्हें जोरी शाह याद आ गया? जोरी शाह ने अपना सपाट लहजे में मरहा शाह को भिगो कर तंज मारे थे। वो कुछ पल खामोशी से उसका चेहरा देखती रही।
मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन याद आता है तेरा मुझसे मोहब्बत करना। वो उसके तंज पर भराई आवाज़ में उसे शेर के अंदाज में जवाब देती वहाँ से जाने वाली थी जब जोरी शाह ने उसे कलाई से पकड़ते हुए दरवाजे के साथ लगाया था। सिलक रहा हूँ कई दिन से अपने ही अंदर में, अब जब लब खोलूँगा तो बहुत तमाशा होगा। जोरी शाह इसके बेहद करीब होता है, उसके लबों पर फूंक मारते हुए बेतासिर लहजे में कोया हुआ था। वो कितना सब करके भी मजलूम बन रही थी। इसकी 2 दिन की इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और जोरी शाह का क्या, जिसने उसकी 6 साल की धुतकार सही थी। देखना कैसे पिघलते जाओगे जब मेरी आगोश में तुम आओगे। मराशा इसकी भूरी बियर्ड पर हाथ फेरती इतराते हुए गोया हुई। वो फिर से अपनी पहली जोन में आ चुकी थी। उसे उसके साथ आज शायरी में मुकाबला करने में अजीब लुफ्त महसूस होता था। इसके शेर पर जोरी शाह का दिल शिद्दत से धड़का था। वो इसे अपनी आगोश में आने की दावत दे रही थी। ये सोची बगैर कि वो इसके लबों की शिद्दत भरी गुस्ताखियाँ अपनी आगोश में बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जोरी शाह अपने हलचल मचालते दिल की पुकार इग्नोर करता। इसका हाथ अपनी भूरी बियर्ड से हटा चुका था, जिस पर मराशा ने अपना निचला लब काटते हुए इसकी तरफ देखा था। रास्ता बदल लिया मैंने, अब मेरी जगह यही है। तेरी जगह नहीं हूँ मैं, तेरी सज़ा यही है। जोरी शाह अपने अंगूठे से इसका निचला लब इसकी दांतों की कैद से आज़ाद करवाता। अपने अल्फाजों से ही उसे उसकी सज़ा सुना के उल्टे पैर वापस हुआ था। मराशा इसके अल्फाज पर कितनी देर कुछ बोल ना सकी। मराशा ने साकित होते हुए इसकी चौड़ी पूंछ को देखा था। तो मैं वापस से अपनी जगह पर आने को मजबूर ना कर दिया तो मुझे अपनी शहजादी ना कहना तुम। क्रैक शाह। मराशा गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच के बुलंद आवाज में कर रही थी। गुस्से के बाद मराशा के सफ़ेद चेहरे में सुर्खियां घुली थी। सुनहरी आंखों में गुस्से की सुर्खी छाती हुई इन आंखों को मजीद खूबसूरत बना रही थी। आखिरी सीढ़ियों से उतरता हुआ जोरी शाह इसकी घबराती आवाज़ सुनते हुए सर झटक के आगे बढ़ चुका था। तुमने मुझे रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया आहन शाह। मिराल शाह अपने कमरे में आते ही पूरे कमरे का हश्र बिगाड़ती गुस्से से चीख रही थी। वो होता कौन है मिराल शाह के हुस्न को इग्नोर करने वाला? आखिर क्या कमी है मिराल शाह में? मैंने इतने साल तुम्हारे साथ का इंतज़ार किया है आहन शाह। मैं तुम्हें हासिल किए बगैर नहीं रहूँगी। आहन शाह तुम मेरी ज़िद बन चुके हो, और जो लोग मेरी ज़िद बन जाते हैं जब तक मैं इन्हें हासिल करके अपनी ज़िद पूरी ना कर लूँ तो मुझे मिराल शाह कौन कहेगा। मिराल शाह अपने सुनहरी बालों को अपने हाथों की मुट्ठियों में जकड़ती जिद्दी अंदाज में चीखती हुई ज़मीन पर बैठी थी। आहन शाह की ढके छुपे अल्फाजों में रिजेक्शन इसका दिमाग मफलूज कर चुकी थी। मिराल शाह का बस नहीं था वो पूरी शाह हवेली को आग लगा दे। एजल शाह कमरे में दाखिल होती अपनी कैटी को लेकर बेड की तरफ बढ़ी थी। आंसू एजल शाह की नीली आंखों से फिसलते हुए टिप टिप आरजू पर गिर रहे थे। एजल शाह बेड पर गिरने के अंदाज में बैठी थी। कैटी को सीने में भींचे वो बुरी तरह से फुट फुट कर रो रही थी। एजल शाह की कैटी से यूं रोते देखकर परेशान होती हुई मियाँव की आवाज़ निकालते से चुप करवा रही थी, लेकिन एजल शाह ने रोना बंद नहीं किया था। वो हिचकियाँ भरती हुई अपने बेड पर औंधे मुंह गिरती हुनूस रो रही थी। मियाँव एजल शाह की कैटी इसके गाल के साथ अपना गाल जोड़ती मासूमियत से आवाज़ निकालती उसे चुप करवाने की तगदो में हलकान हो रही थी। रात के 9 से 1 बज चुका था, लेकिन अभी भी एजल शाह का रोना जारी था। वो खामोशी से आंसू बहा रही थी जब इसका फ़ोन रिंग हुआ। खामोशी से रोती हुई एजल शाह फ़ोन कॉल को आवाज़ इग्नोर किए हुए थी, लेकिन फ़ोन करने वाले ने फ़ोन करना बंद नहीं किया था। जब 5 से 7 मिनटों तक फ़ोन बजता रहा तो एजल शाह ने बेड से उठते हुए अपने कदम सोफ़े की तरफ बढ़ाए। सोफे से फ़ोन उठाते हुए एजल शाह ने नंबर देखकर फ़ौरन से यस करते हुए कान से लगाया था। फ़ोन कॉल करने वाली जवेरिया थी और इस वक्त एजल शाह को जवेरिया की बेहद ज़रूरत थी। कहाँ दफ़ा हो गई थी तू एजल? मुझे फ़िज़िक्स के नोट्स सेंड कर दे, मेरे मिल नहीं रहे। फ़ोन से जवेरिया की झुंझलाई हुई आवाज़ गूंजी थी, जिस पर एजल शाह इसे जवाब देने की बजाय फिर से फूट फूट कर रोना शुरू हो चुकी थी। एजल मेरी जान क्या हुआ? अब की बार जवेरिया की आवाज़ में परेशानी और फिक्रमंदी वाज़ेह थी। एजल शाह ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी सिसकियों का गला घोटना चाहा, लेकिन वो इसमें नाकाम ठहरी। एजल बोलना, मेरी जान निकले जा रही है। जवेरिया मजीद परेशान दिख रही थी। जवेरिया वो शाहजी जवेरिया, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। वो एजल शाह अपने मुंह से तोड़ तोड़ के जुमले अदा करती फिर से बच्चों की तरह रोना शुरू हो चुकी थी। क्यों, क्या हुआ है तेरे राजकुमार को? क्या फिर से झगड़ा हो गया तुम दोनों का? जवेरिया ने तेज़ी से पूछा। मेरा इनके छोटे भाई
अज़म लाला से तय हो गया है। जुवेरिया, तो जानती है ना मैं शाहजी से कितनी मोहब्बत करती हूँ। इन सबको मेरी आंखों में शाहजी का अक्स नज़र क्यों नहीं आता? ये सब क्यों नहीं समझते? मैं मर जाऊँगी शाहजी के बगैर। मुझे कफन पहनना तो मंजूर है, लेकिन शाहजी के अलावा किसी दूसरे से निकाह कबूल नहीं। सिसकती हुई अज़ल शाह अजियत की इंतहा पर जुनूनी अंदाज में चीखती ज़मीन पर उजड़ी हुई हालत में बैठी जवेरिया को अपना हाल दिल सुनाते हुए दरवाजे पर खड़े काजिम शाह को साकित कर चुकी थी। काजिम शाह रात के इस वक्त हमेशा की तरह इसके हाथ की चाय पीने आया था। काजिम शाह को लगा इसे सुनने में गलती हुई है। इसकी ओजी गुड़िया कभी भी अपने मुंह से ऐसी बात निकालना तो दूर, तो वैसा सोच भी नहीं सकती। काजिम शाह ने नफ़ी में सर हिलाते हुए नॉक किए बगैर अज़ल शाह का अध खुला दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर खुला था। कमरे में दाखिल होते ही काजिम शाह की नज़रें ज़मीन पर बैठी अपनी ओजी पर पड़ी थी, जो हुनूस जवेरिया को काजिम शाह के मुतालिक अपनी दिल की तमाम फीलिंग्स बयान कर रही थी। काजिम शाह ने अपने पैर की ठोकर से दरवाज़ा बंद करते हुए इसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए थे। जवेरिया, वो मुझे इतने प्यारे लगते हैं, मेरा दिल चाहता है मैं इन पर से अपना आप वार दूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जवेरिया कि इन्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाए, वो भी मेरे इश्क में यूं ही पागल हो जाए जैसे मैं इनके इश्क में। अभी रोती हुई अज़ल शाह अपने आधे अधूरे जुमले को मुकम्मल करती जब काजिम शाह तेज़ कदमों से इसकी तरफ बढ़ता, उसे बाजू से पकड़कर ज़मीन पे उठाता, इसके हाथ से बेहद गुस्से से फ़ोन खींचता दीवार पर मारते हुए चकनाचूर कर चुका था। इस अचानक आफताब पर अज़ल शाह अपना सांस तक रोक गई थी। अपने सामने लहू रंग गोल्डन आंखों वाली काजिम शाह को देखते हुए अज़ल शाह की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। तो क्या वो इसकी सारी बातें सुन चुका था? इसके तने हुए तासिरात को देखते अज़ल शाह ने थूक निगलते हुए सोचा था, ये किस तरह की बकवास कर रही थी तुम अभी? काजिम शाह इसके बाजू पर अपने हाथ की गिरफ्त खतरनाक हद तक मजबूत करता हुआ बेहद गुस्से से गरजाता। अज़ल शाह इसकी गरज पर अपनी कानों पर हाथ रखती अपनी जगह से उछली थी। बोल दो ओजी, ये सारी बकवास जो अभी तुमने थोड़ी देर पहले की थी वो झूठ है। काजिम शाह इसके सहमने पर मध्यम आवाज़ में बोला था। लहजा इल्तिजाइया था। अज़ल शाह ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फतराई आंखों से आंसू बहाती उसकी तरफ देख रही थी। बोलो ना ओजी शाह, ये सब तुम अपनी दोस्त को मजाक में बता रही थी। तुम ओजी तुम बोलो ना, तुमने कभी हमारे मकदस रिश्ते का गलत मतलब नहीं निकाला। काजिम शाह इसके गालों पर अपने हाथ रखता मफलूज होते दिमाग से अपने लबों से लफ्ज़ तोड़ तोड़ कर अदा कर रहा था। अज़ल शाह ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया था। कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। अज़ल शाह, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अगर तुमने हमारे रिश्ते को कोई गलत मतलब देते हुए मज़ीद बकवास की। तुम मेरे लिए मेरी छोटी बहनों की तरह हो अज़ल। मैंने बचपन से लेकर अब तक तुम्हें हमेशा किसी गुड़िया की तरह रखा है। तुम जवानी चढ़ते ही मुझे यूँ धोखा नहीं दे सकती। काजिम शाह इसका सर नफ़ी में हिलता देखकर इसके बाजू को इसकी कमर पर मरोड़ता अपनी पूरी कुव्वत से धाड़ा था। अज़ल शाह ने फूट फूट कर रोते हुए इस वहशी रूप में आते देखा था। भले ही इसे काजिम शाह के इस रूप से डर लगता था, लेकिन वो यहाँ तक आकर अपनी मोहब्बत की कहानी अधूरी नहीं छोड़ सकती थी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ शाहजी, प्लीज़ मुझसे निकाह कर ले। मैं हवेली से भाग जाऊँगी, लेकिन आपके अलावा किसी दूसरे से शादी। अज़ल शाह मज़ीद कुछ बोलने के काबिल नहीं रही, क्योंकि काजिम शाह के मजबूत मर्दाना हाथ का भारी थप्पड़ अज़ल शाह की ज़बान तालों से चिपका चुका था। चटाक की आवाज़ अज़ल शाह के कमरे में गूंजी थी। इसके ज़ोरदार थप्पड़ की वजह से अज़ल शाह की आंखों के आगे सितारे नाचे थे। अज़ल शाह ने अपनी जलते हुए गाल पर हाथ रखते हुए बेयकीनी से काजिम शाह को देखा था। काजिम शाह ने बेहद गुस्से से इसके भूरे बाल अपनी हाथ की मुट्ठी में जकड़े थे। मैं सारी ज़िंदगी कंवारा रह लूँगा अज़ल शाह, लेकिन तुम जैसी धोखेबाज और मक्कार लड़की के साथ कभी निकाह नहीं करूँगा। तुमने हमारे मकदस रिश्ते की धज्जियाँ उड़ाई है अज़ल शाह, जिसके लिए मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगा। काजिम शाह गुस्से से शिद्दत से सुर्ख पर चेहरा लिए धाड़ता हुआ इसे ज़मीन पर धक्का देते बाहर की तरफ बढ़ चुका था। काजिम शाह के अल्फाज में अजियत थी, गुस्सा था, मान टूटने का दर्द था, आंखों में नमी की लकीर थी। अज़ल शाह जो अभी तक इसके थप्पड़ से संभल नहीं पाई थी, इसके अल्फाज और इसके ज़ोरदार धक्के से वो बुरी तरह से ज़मीन पर औंधे मुँह गिरी थी। काजिम शाह के अल्फाज इसकी रूह तक छलनी कर चुके थे। वो इसे बुरी तरह से धुतकार के जा चुका था। ज़रताज, खैर तो है? तुम्हारी बेटी पिछले 3 दिनों से काम से छुट्टियां कर रही है, इसकी लापरवाही की वजह से जान सकती हूँ। तस्बीह पढ़ती शाह बीबी गुस्से से ज़रताज से मुखातिब हुई थी, जो लाउंज की सफाई कर रही थी। शाह बीबी, वो पिछले 3 दिनों से बुखार में भनक रही है, इसके पूरे वजूद में दर्द है, चारपाई से भी उठ नहीं पा रही, इसीलिए वो 3 दिनों से काम पे नहीं आई। ज़रताज बीबी चेहरा झुका के परेशानी से बोली। अल्लाह माफ़ करे ज़रताज, कहीं कैंसर तो नहीं तुम्हारी बेटी को? क्योंकि चारपाई से लगकर तो वही लोग बैठते हैं जो बिस्तर मर्ग पर हो।
शाह बीबी इसकी बात सुनते हुए सफाकी से गोया हुई। इन्हें इस लड़की का हुस्न शुरू से चुभता था। वो अब तो वो इस दिन से इसके और ज़्यादा खिलाफ हो चुकी थी जब से उन्होंने उसे आहन शाह की बाहों में देखा था। शाह बीबी जरताज ने शाह बीबी के बेहिस अल्फाज सुनते हुए अपने दिल पर हाथ रखा था। बकवास बंद करो और सुबह तुम्हारी बेटी हर हाल में हवेली में काम के लिए मौजूद हो। आजकल नौकरानियां तो सर पर चढ़ चुकी है। शाह बीबी गुस्से से बोलती अपनी आंखें मूंद चुकी थी। लॉन्ज में दाखिल होता आहन शाह कब से शाह बीबी की सफाक बातें सुनता हुआ सख्ती से अपने लब भींच गया। वो अपने भूरे बालों में हाथ फेरता हुआ शाह बीबी को सलाम किए बगैर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने वाला था जब इसकी नज़र खुद से कुछ फासले पर खड़ी गुलाली पे पड़ी थी, जो शाह बीबी की बातें सुनने के बाद अपने आंसुओं पर बंद बांधने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वह बमुश्किल अपने पैरों पर खड़ी थी। चेहरा हमेशा की तरह बुखार की शिद्दत से सुर्ख था। वो आजकल काफ़ी बीमार रहने लगी थी, या फिर शायद आहन शाह ने उसकी तरफ ध्यान ही कुछ दिन पहले दिया था। वो आहन शाह को खुद की तरफ देखता पा के मजीद इसकी तरफ एक भी गलत निगाह डाले बगैर किचन की तरफ बढ़ चुकी थी। गुलाली ज़्यादा देर फारिग नहीं रह पाई थी, इसीलिए अपने बुखार का ख्याल किए बगैर वो काम पे आ गई। आहन शाह इसके यूं ही खामोशी से जाने पर हैरान हुआ था। आज शायद पहली बार इसने इसे अपनी बोलती शिकवा की नज़रों से नहीं देखा था। आहन शाह ने अपना निचला लब काटते हुए इसकी थकी थकी चाल को देखा। इससे चलना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने वजूद को घसीटती हुई काम कर रही थी। मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मेरी बला से वो बुखार में हवेली में छोड़कर पूरे इस्लामाबाद में मुलाजिमत करे। आहन शाह अपनी ध्यान इसकी तरफ से हटाता हुआ कंधे उचका के बेहिसी से सोचता सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा था जब शाह बीबी की पुकार ने इसके कदम रोके थे। शाह, क्या सलाम दुआ का रिवाज ख़त्म कर चुके हो तुम? शाह बीबी ने इसके सलाम ना करने पर संजीदगी से चोट की थी, जिस पर आहन शाह अपनी ज़बान दांतों में दबाता शाह बीबी की तरफ बढ़ा था। वो आज तकरीबन 3 दिनों बाद यूं ही आया था। अर्जम शाह जब भी डिस्टर्ब होता था वो अकेले वक्त गुजारना पसंद करता था। इसे इन 3 दिनों में अपने दोस्तों की एक कॉल नहीं उठाई थी। वो खुद को 2 कश्तियों पर सवार महसूस कर रहा था। एक तरफ दाजी के कायम किए गए नए रिश्ते इसका दिमाग मफलूज किया हुआ था, और दूसरी तरफ से जायशा बीबी इसके दिल व दिमाग पर कब्जा जमा चुकी थी। वो पिछले 3 दिनों से ठीक से नहीं सोया था। उठते बैठते सोते जागते उसके दिमाग के पर्दों में इसकी हेजल रंग आंखें लहराती थी। इसकी आंखें ही इतनी प्यारी थी तो ना जाने इसका नकाब में छुपा चेहरा कितना हसीन होता। अर्जम शाह ने ठंडी आह भर के सोचते हुए अपनी क्लास रूम में कदम बढ़ाए थे। अभी रफ से हुलिये में मलबूस अर्जम शाह क्लास में दाखिल हुआ ही था जब इसके दोस्तों के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट दौड़ी थी। वो सब जल्दी से अपनी अपनी कुर्सियों से उठते हुए अपने शहजादी की तरफ बढ़े थे, जिसमें इनके पूरे ग्रुप की जान बसती थी। ब्लैक ट्रैक सूट में मलबूस अर्जम शाह संजीदगी से इनकी तरफ बढ़ा था। इस वक्त क्लास में कोई टीचर नहीं था। आज के पहले के 2 पीरियड फ्री थे। कहाँ था तू? तबीयत ठीक थी? तुझे मेरी याद नहीं आई शाह? शाह, तुझे कितने फ़ोन किए? तेरा फ़ोन क्यों बिजी क्यों आ रहा था? कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया? इतनी सड़ी हुई शक्ल क्यों बनाई हुई है? कितना ढीठ है तू शाह, एक फ़ोन नहीं उठाया। वह सब एक दायरा बनाकर एक घट्टे ही इसके गले लगते हुए बारी बारी अपने शिकवे दोहरा रहे थे। इस वक्त ये मंजर बिल्कुल इस तरह से लग रहा था जिससे बच्चे अपनी बिछड़ी हुई माँ को मिल रहे हो। जायशा तो हमेशा की तरह इन नमूनों को देख कर रह गई, जो आते ही बेचारे अर्जम शाह के साथ किसी महबूबा की तरह लिपटे हुए उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दे रहे थे। अर्जम शाह की हाइट इसके तमाम दोस्तों में सबसे लंबी थी। वो सब इसके गिर्द दायरा बना के खड़े इसे घेरे हुए थे, लेकिन सुर्ख व सफ़ेद रंगत वाला अर्जम शाह अपने दराज कद की वजह से हुनूस इन सब में नुमाया हो रहा था। जायशा ने आज पहली दफ़ा इसके सफ़ेद चट्टानी सीने को हुडी से ढके हुए देखा था, वरना वो हर वक्त अपने गिरेबान के ऊपरी बटन खोले रखता था। वो इतने रफ हुलिये में जायशा समेत क्लास की तमाम लड़कियों के दिल बुरी तरह से धड़का चुका था। हटो भी अब कमीनों, हद हो गई है तुम सालों की, अर्जम शाह तपे हुए अंदाज में बोला था। इसकी अब की बार बस हुई थी। इसके दोस्त पागल बनते हुए इसके साथ किसी ग्लो की तरह चिपक के पीछे हटना भूल चुके थे। बेवफा, तूने तो हमें याद ही नहीं किया। वो सब एक ज़बानी से मज़ीद एक शिकवा कर रहे थे। पूरी क्लास दिलचस्पी से ये मंजर देख रही थी। नहीं, टाइम नहीं था मेरे पास। अर्जम शाह इस शैतानों के टोले को खुद से दूर झटकता अपनी काली हुडी को झाड़ते हुए मसरूफ़ अंदाज में बोला। अर्जम शाह के अंदाज पर जायशा ने अफसोस से इस बेरहम इंसान को देखा जो अपने इतने नरम दिल और मासूम दोस्तों को मुंह पर बेइज्जत कर चुका था। जायशा को इसके दोस्त इस दिन से ही अच्छे लगना शुरू हो गए थे जब उन्होंने जानते बूझते भी इसे कॉन्सर्ट में पेक ना करने पर इसे क्लास से नहीं निकाला था।
शाह वैसे अरज़म के तमाम दोस्तों ने चेहरे पर बेहद मासूमियत सजाते हुए इसके चेहरे पर उंगलियां फेरते अपना जुमला अधूरा छोड़ा था। अरज़म शाह ने इनके हाथों पर थप्पड़ मारते हुए इनके हाथ अपने चेहरे से हटाते आईब्रो झुकाया था। वो इनके अधूरे जुमले के मुकम्मल होने का इंतजार कर रहा था। वैसे वैसे तो तू कितनी कुत्ती चीज़ है शाह, तुझे इज्जत रास क्यों नहीं आती? वह सब एक ज़बानी से मासूमियत से लबरेज लहजे में बोलते हुए अरज़म शाह के हाथों से पिटने से पहले ही बाहर की तरफ भाग चुके थे। यू अ ब्लडी गाइस। अरज़म शाह कुछ लम्हे तो गायब दिमागी से इन्हें भागते हुए देखता रहा और फिर अगले ही लम्हे वो इनकी बकवास की याद करता गुस्से से चीखता हुआ इनके पीछे भागा था। अरज़म शाह के जाते ही प्री क्लास हंस हंस के लोट पोट हुई थी, जिनमें जायशा भी शामिल थी। वो आज काफ़ी सालों बाद यूँ हंसी थी, या अगर कहा जाए कि वो इस तरह से कभी नहीं हंसी थी तो गलत नहीं था। आयशा पिछले 3 दिनों से गैर इरादी तौर पर अरज़म शाह का इंतज़ार कर रही थी। जायशा ने आज अपने ओहो, यहाँ पर आयशा लिखा हुआ था, जायशा की बजाय। जायशा पिछले 3 दिनों से गैर इरादी तौर पर अरज़म शाह का इंतज़ार कर रही थी। जायशा ने आज अपने दिल में पक्का इरादा बनाया था कि वो अपने फर्स्ट वीक के मिस हुए तमाम लेक्चर अरज़म शाह से समझ कर रहेगी, क्योंकि एक तो इस दिन के हुए वाक़े के बाद किसी लड़की ने उसे लेक्चर समझाना तो दूर इससे ठीक से बात नहीं की थी, और दूसरा वो जायशा के मुताबिक आज इंसानों वाली ड्रेसिंग में था, बेशर्मों की तरह अपने चट्टानी सीने की नुमाइश नहीं कर रहा था, और तीसरा वो इससे इस दिन के लिए माजरत करना चाहता थी। ऐसा लिखा हुआ है, ओहो, करना चाहती थी, ऐसा होना चाहिए। अल्फाज उसमें बहुत मिस्टेक है। इस दिन के लिए माजरत करना चाहती थी और इसके कॉन्सर्ट को फ्री में सुनने की रकम अदा करना चाहती थी ताकि इसके दिल से बोझ उतर जाए। शाह, मुझे उम्मीद नहीं कि तुम अपने दाजी के फैसले से यूँ इनकार करोगे। शाह बीबी कुछ देर बाद अपने पास बैठे हुए आहन शाह से शिकवा करती हुई मुखातिब हुई थी। शाह बीबी, मैं इस दिन भी बता चुका हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आहन शाह ने अपना इस दिन वाला जवाब दोहराते हुए अपने घने भुरे बालों में हाथ फेरा था। तो तुम्हें शादी का कौन बोल रहा है शाह? सिर्फ मंगनी करके मेराल को अपने नाम कर लो, जब तुम बोलोगे तब तुम्हारी शादी कर देंगे। शाह बीबी नरमी से इसके मजबूत हाथ पर अपना हाथ रखती मध्यम लहजे में बोल रही थी। शाह बीबी, मुझे अभी ना तो मंगनी की झंझट में पड़ना है और ना ही शादी के। मैं जब भी शादी करूँगा अपनी पसंद की लड़की से डायरेक्ट सादा सा निकाह करूँगा। मुझे ये फजूल की रसूमात पसंद नहीं है। आहन शाह नपे तले अंदाज में बोला। शाह, तुम हमारे और अपने दाजी के फैसले की गुस्ताखी कर रहे हो। ऐसी क्या कमी है मेरी नवासी में जो तुम इसे अपनी शरीक हयात के तौर पर कबूल नहीं कर सकते? शाह बीबी सख्त लहजे में बोली थी। इन्हें बेहद नागवार गुजर रहा था बार बार मेराल शाह का धुतकारते जाना। आहन शाह जैसे अपनी ज़बान से इकरार कर रहा था वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा। इसका मतलब तो यही था कि मेराल शाह इसकी पसंद पे पूरा नहीं उतरती थी। शाह बीबी, ऐसी बात ही नहीं है। मेराल एक अच्छी लड़की है, मैं इसे रिजेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी इन सब मामला से दूर रहना चाहता हूँ। आहन शाह फिर से बात को गोल मोल करते हुए गोया हुआ था। ठीक है, तुम इन मामला से दूर रहना चाहते हो। जब हमारा किया गया कोई फैसला ही तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता तो फिर हमसे और अपने दाजी से भी दूर रहना। शाह, तुम हम दोनों को इन 3 दिनों से अपने इनकार की वजह से बहुत तकलीफ पहुंचा चुके हो। शाह बीबी अपनी आंखों में नमी लिए उसे ब्लैकमेल करती हुई अपना रुख मोड़ चुकी थी। आहन शाह ने बौखलाते हुए इनकी तरफ देखा था, जो नाराज़ होकर बैठ चुकी थी। आप जानती है ना, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाह बीबी, मुझसे मुँह मत मोड़े। आहन शाह ने इनकी गोद में अपना सर रखते हुए इनके हाथों को अपने लबों से लगाया था। वो जानता था वो अपने तमाम पोतों में सबसे ज़्यादा इससे प्यार करती है। वो बचपन से ही इनके बेहद करीब था, इसीलिए इनकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही थी आहन शाह को। शाह बीबी ने हुनूज़ नुरठिपन के बच्चों की तरह रुख मोड़े रखा। यार, आप ने और दाजी ने मुझे ब्लैकमेल करने की प्लानिंग कर रखी है, आहन शाह तासिब से बोल रहा था। कुछ दिन पहले दाजी ने नाराज़ होते हुए इलेक्शन की बाबित मना दिया और आज शाह बीबी नाराज़ होकर बैठ चुकी थी। कोई तुम पे दबाव नहीं डाल रहा, जाहिर है अब जवान हो चुके हो। अब कहाँ दादी की कोई बात अच्छी लगेगी तुम्हें? शाह बीबी इसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। ऐसी बातें क्यों कर रही है आपकी? वो कोई भी बात आपके शाह को कैसी बुरी लग सकती है? मुझे आपका किया गया हर फैसला मंजूर है। आहन शाह मोहब्बत से इनका हाथ चूमते हुए बोल रहा था। मेरा बच्चा, हमेशा खुश रहो, मेरी नवासी के साथ खूब जमेगी तुम दोनों की। दोनों का गुस्सा और जिद एक जैसी है। बस अब मंगनी के लिए तैयार हो।
शाह बीबी मजीद नाराज़ ना रह सकी। जब आहन शाह इनकी बात, इनके 2 इमोशनल जुमलों की बात मान चुका था तो वो भला क्यों मजीद नाराज़ होती। आहन शाह सब्र के घूंट पीता हुआ मेहराल शाह के साथ मंगनी की हामी भर चुका था। इनके लिए चाय लाती गुलाली शाह बीबी के इन आखिरी जुमलों को सुनती हुई बमुश्किल अपने पाँव पर खड़ी थी। वो अपने निचले लब पर अपने दांतों से जुल्म ढाती हुई इनकी तरफ बढ़ी थी। अजियत के एहसास से गुलाली के क्रिस्टल ग्रे आंखें सुर्खी और नमी से भरपूर थे। मिल गई तुम्हें फुर्सत काम पे आने की। गुलाली के हाथ से चाय का कप पकड़ती शाह बीबी उसकी तरफ देखते गुस्से से बोली। आहन शाह इनकी गोद में उठता हुआ सीधा हुआ और सोफे पे बैठा गुलाली को अपने निचले लब पर जुल्म ढाते हुए दिख रहा था। माफ़ कीजिएगा शाह बीबी, आइंदा से छुट्टी नहीं करूँगी। गुलाली ने मन मना के माफ़ी मांगते हुए आहन शाह की तरफ चाय बढ़ाई, लेकिन अपने हाथों की कपकपाहट की वजह से वो गर्म आग चाय थोड़ी सी मिकदार में अपने हाथ पर गिरा चुकी थी। गुलाली ने सिसकी भरते हुए अपने जले हुए अंगूठे और 2 उंगलियों को देखा जो बेहद सुर्ख हो चुकी थी। आहन शाह की नज़रें इसकी सिसकी भरने पर इसके याकूती होठों से होती हुई इसके हाथ पर पड़ी थी। हो गई इसकी ड्रामेबाजियां शुरू। शाह बीबी ने उसकी तरफ देखते हुए नखवत से सर झटका। शाह बीबी के अल्फाज पर गुलाली का चेहरा मतगिर हुआ था। वह आहन शाह से नजरें मिलाए बगैर उसे जल्दी से चाय पकड़ाती हुई वहां से भाग चुकी थी। आहन शाह ने चाय का घुट भरते हुए इसकी पुश को घुरा था। जायशा कब से ग्राउंड में बैठी कन अखियों से अरजम शाह को दिख रही थी, जिसके दोस्त मज्जाल हैं जो इसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। वो यूनी के बड़े से ग्राउंड में मिकाइल की गोद में सर रख कर लेटा संजीदगी से अपना फ़ोन इस्तेमाल करता, साथ साथ अपने दोस्तों की शरारतों के जवाब दे रहा था। अरजम शाह अगर कोई शरारत भी करता तो इतने संजीदा अंदाज में करता कि अगला बंदा देख कर रह जाता। अरजम शाह अपने फ़ोन में मगन अपनी इंस्टा पर आई गई रिक्वेस्ट चेक कर रहा था जब नौफिल के ऊंचे कह पर इसे चौंक कर उसकी तरफ देखते आईब्रो उचकाया था। मतलब सही है यार, अगर इतना ही शौक चढ़ा हुआ था उसे कच्चा शॉर्ट्स पहन के तस्वीरें खिंचवाने का तो किसी और रंग का पहन कर अपना शौक पूरा कर लेता। ये पिंक कलर का कच्छा पहनकर फेसबुक पर तस्वीरें लगाने की कौन सी आग लगी हुई थी इसके दिल में। नौफिल अपने मोबाइल को देखकर हंस कर लोटपोट होते हुए बोल रहा था, कौन है ये? अज़म के अलावा सब ने तेज़ी से नौफिल से इफ्तिसार किया था, जबकि अज़म पूछने में वक्त ज़ाय किए बगैर इसके हाथ से फ़ोन खींचते हुए इस नमूने का दीदार कर रहा था जिसने ऐसी हरकत की थी। नौफिल के फ़ोन में अपनी क्लास फेलो रमीज़ को पिंक कच्छा पहनने के साथ डार्क गोल्डन बालों को वीग लगाते देखकर अरजम शाह ने अपना निचला लब दबाते हुए अपनी हंसी पर काबू पाया था। अरजम के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट देखते हुए इसके दोस्तों ने बेताबी से उसके हाथ से फ़ोन लिया था, जबकि मिकाइल जो अरजम के साथ ही रमीज़ की तस्वीर देख चुका था वो नौफिल के हाथ पर हाथ मारकर हंस कर पागल हो रहा था। खबरदार जो तुम लोगों ने किसी का मजाक उड़ाया। अरजम शाह ने डपट कर फिर से अपने फ़ोन में मगन होने वाला था जब इसकी नज़रें सामने बेंच पर बैठी हुई जायशा की तरफ उठी जो इसी की तरफ देख रही थी। इसके देखने की देर थी जब जायशा ने जल्दी से अपनी नज़रें रजिस्टर पर मरकूज की थी। अरजम शाह इसकी इस हरकत पर ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ मिकाइल की गोद से उठा था। वो काफ़ी देर से उसकी नज़रों की तपिश खुद पर महसूस कर रहा था। अपने दोस्तों को रमीज़ की इंस्टा पोस्ट पर हुनूस हंसते में मसरूफ़ पाते हुए अरजम शाह अपने शहद रंग बालों में हाथ फेरता हुआ जायशा की तरफ बढ़ा था। हेलो मैडम, क्या कुछ कहना चाहती है आप मुझसे? अरजम शाह बेंच पर जायशा से कुछ फासले पर बैठता इसकी तरफ देखकर आईब्रो उचकाता हुआ अपने भारी आवाज़ में उससे मुखातिब हुआ था, जिस पर जायशा ने चौंकते हुए अपने रजिस्टर से नज़रें उठाई थी। अपने बेंच पर अरजम शाह को बैठे देखकर इसके हेज़ल रंग आंखें फैली थी। मैं भला आपसे कुछ क्यों कहना चाहूँगी? जायशा इसकी बात पर बौखलाते हुए बोली थी। तो क्या आपको हर किसी को यूं ताड़ने का शौक है जैसे आप अभी कुछ देर पहले मुझे ताड़ रही थी? अरजम शाह इसकी बौखलाहट पर अपनी मुस्कुराहट दबाता फिर से आईब्रो उचका कर गोया हुआ, जिस पर जायशा ने मुंह खोलते हुए इसे बेबाक इंसान को देखा। इससे इतनी साफ कोई की उम्मीद नहीं थी जायशा को। वो इसकी बात का मतलब समझते हुए शर्मिंदा हुई थी। वो वाकई उसे काफ़ी देर से देख रही थी। यूँ जानलेवा अंदाज में देखेगी तो कोई जान से हाथ धो बैठेगा। अरजम शाह इसकी खूबसूरत हेज़ल रंग आंखों को मज़ीद फैलता देखकर अपने दिल पर हाथ रखकर थोड़ा सा इसकी तरफ झुकता गंभीर आवाज़ में बोला। जायशा इसकी यूँ अचानक नज़दीकी पर घबराती हुई से दूर हटी। देखिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं, आप मुझसे फ्लर्ट नहीं कर सकते। वह नज़रें झुकाते हुए घबराए अंदाज में बोली, जिस पर अरजम शाह ने दांत कचकचाते हुए इसकी तरफ देखा जो इसके रोमांटिक जुमले की ऐसी की तैसी कर चुकी थी।
मैं भी आपको यही समझा रहा था, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जायशा बीबी, इसीलिए जिस अंदाज से आप मुझे अभी कुछ देर पहले अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुए थे, आपको भी मुझसे यूं नज़रों ही नज़रों में फ्लर्ट नहीं करना चाहिए था। अर्ज़म शाह अपने धड़कते दिल पर काबू पाता संजीदगी से अपने शहद रंग बालों में हाथ फेरता हुआ हिसाब बेबाक कर चुका था, जिस पर जायशा की हैज़ल रंग आंखें नम हुई थी। मैं आपके साथ फ्लर्ट नहीं कर रही, मुझे तो पता भी नहीं है आंखों से फ्लर्ट कैसे करते हैं। मैं तो सिर्फ आप, जायशा मध्यम लहजे में बोलती अचानक से रोना शुरू हो चुकी थी, जिस पर अब बुखलाने की बारी अर्ज़म शाह की थी। अरे अरे, रोना तो बंद करें मिस जायशा, सब देख रहे हैं, प्लीज़ रोना बंद करें और मुझे पूरी बात बताएं। अर्ज़म शाह अपने दोनों हाथ उठाता नरमी से बोला था, जिस पर जायशा ने सू सू करते हुए अपनी हैज़ल आंखों को रगड़ते हुए साफ किया। अर्ज़म शाह को इसका अपनी खूबसूरत आंखों से यूं सख्ती बरतना एक आंख नहीं भाया था। मैं तो सिर्फ आपसे अपने शुरू के लेक्चर समझना चाह रही थी। उस दिन आपका फ्री में गाना सुनने के लिए सॉरी कहना चाह रही थी, आपको आपके कॉन्सर्ट के लिए पे करना चाह रही थी। वो धीमे लहजे में हिचकी भरते हुए बोली थी, आप इतना कुछ चाह रही थी मिस जायशा, ये सब तो मुझे अब पता चल चुका है, लेकिन आप मज़ीद क्यों रोना चाह रही है ये मैं समझना चाह रहा हूँ, प्लीज़ मुझे समझाएं। अर्ज़म शाह दांत कचकचाते हुए नरमी से बोला। इसे आज तक किसी लड़की से इतनी नरमी से बात नहीं की थी, लेकिन इसके मासूम अंदाज को देखते हुए वो मजबूर हो चुका था इससे इस अंदाज में बात करने को। नहीं नहीं, मैं तो नहीं रो रही, ये आप अपने पैसे ले लें ताकि मेरा आप पे सारा कर्ज उतर जाए। जायशा नफ़ी में सर हिलाकर जल्दी से अपने बैग की जिप से 10,000 उसकी तरफ बढ़ा चुकी थी। मैंने सिर्फ आपका आधा गाना गौर से सुना था, इसीलिए ये 10,000 है, जायशा मासूमियत से बोली, जिस पर अर्ज़म शाह ने हैरानगी से उसे एक नज़र इसके पैसों को देखा और एक नज़र इस लड़की की तरफ। वो क्या चीज़ थी, अर्ज़म शाह सोच के रह गया। वो इतनी मासूमियत से इसके आधे गाने को सुनने के पैसे वापस कर रही थी। अर्ज़म शाह कुछ बोल न सका। मैं सबको इनके पैसे वापस कर चुका हूँ, इसीलिए आप भी इनका अचार खरीद लें जायशा बीबी। कुछ देर बाद अर्ज़म शाह इसकी अक्ल पर मातम करता हुआ इसी के अंदाज में अटकते में दांत पीस के बोला, लेकिन मैं इतना महंगा अचार लेकर इसका क्या करूँगी। इसने जवाबन अर्ज़म शाह की अक्ल पर मातम किया था, जो इसे इतने ज़्यादा पैसों का अचार खरीदने का मशवरा दे रहा था, जो इसने इतनी मेहनत से ऑनलाइन जॉब करते हुए कमाए थे। इसके जवाब पर अर्ज़म शाह का दिमाग भग से उड़ा था। वो इतनी बेवकूफ़ दिखती तो नहीं थी जितनी वो बन रही थी, या फिर वो हकीकतन बेवकूफ़ थी। आप अचार को छोड़ें, मैं ये आपकी अक्लमंदी का, तुम्हारे बेवकूफ़ी का सबका निकाल रहा हूँ। बाहर फ़कीर को दे दीजिएगा। अर्ज़म शाह इसके हाथ से 10,000 थाम के इसके सर से वारता फिर से इसके हाथ में पैसे थमा चुका था, जिस पर जायशा ने फिर से अपनी हैज़ल आंखें फैलाते हुए इसकी तरफ देखा था। ये सब अर्ज़म शाह ने एक पल में किया था और वो इसे देख कर रह गई थी। मैं जानती हूँ मैं अक्लमंद नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी अक्ल का इतना ज़्यादा सदका कैसे किसी को दे सकती हूँ। फ़कीर मुझे मशकूक नज़रों से देखेंगे, ये आप अपने किसी जानने वाले फ़कीर को दे दीजिएगा। ऐसे में आपके कॉन्सर्ट का कर्ज उतार दूंगी और आप मेरी अक्ल का सदका भी दे देंगे। वो मिनटों में चुटकी बजा के सारे मसले का हल निकालती 10,000 फिर से अर्ज़म शाह के हाथ में थमा चुकी थी, लेकिन यूँ कि इसका ब्लैक ग्लोव्स में छुपा हाथ निकल बिल्कुल भी अर्ज़म के दूधिया सफ़ेद हाथ से टच नहीं हुआ था। अर्ज़म शाह ने उसे खा जाते वाली नज़रों से घूरा था। वो क्या समझ रही थी, इसका उठना बैठना फ़कीरों में है, जिन्हें वो इसकी बेवकूफ़ी के सदके देता फिरेगा। लेकिन फिर इसने इसकी बात पर गौर करते हुए इसके हाथ से पैसे थाम लिए। वो वाकई सही बोल रही थी। इतने पैसे देने पर फ़कीर इसे मशकूक नज़रों से देखे और अर्ज़म शाह को कहाँ गंवारा था कोई उसे आंख उठा के भी देखे। अर्ज़म शाह ने पॉजिटिव अंदाज में सोचा और फिर अपनी शिद्दत पसंदी पर खुद ही हैरान हुआ था। अब प्लीज़ मुझे मेरे मिस लेक्चर समझा दे, कुछ दिन बाद इनका भी सब टेस्ट है। जायशा उसके पैसे पकड़ने पर मुतमईन होती अपना रजिस्टर उसकी तरफ बढ़ा रही थी। जायशा को इसकी आंखों में हया नज़र आई थी। चाहे अर्ज़म की आधी बातें इसके सर के ऊपर से गुजरी थी, लेकिन वो इतना बदतमीज़ नहीं था जितना इसने इसे शुरू के दिनों में समझा था। मतलब थोड़ा ही बदतमीज़ था अपनी बेबाकी की वजह से। इसकी मैं अलहदा से फीस लूँगा, अर्ज़म शाह ने संजीदगी से बोलते हुए इसके हाथ से रजिस्टर थामा था, जिस पर जायशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, अपनी हज़ल आंखों में मासूमियत लिए। मजाक कर रहा हूँ, क्या समझना है। अर्ज़म शाह इसकी आंखों में मासूमियत और बेवक्त उदासी देखते हुए हौले से हंसा
और गोया हुआ, जिस पर जायशा ने मुतमईन होते हुए इसे पहले चैप्टर निकाल कर दिए थे। अज़म शाह संजीदगी से कितनी ही देर जायशा को बेहद आसान तरीके से समझाता रहा। वो जैसे जैसे जायशा को समझा रहा था, जायशा को लग रहा था इसके समझाया एक एक पॉइंट इसका दिमाग हफ्स करता जा रहा था। अज़म का समझाने का तरीका काफ़ी अच्छा था। इसे आज तक ऐसा लेक्चर लेने का किसी टीचर से भी मज़ा नहीं आया था। अज़म शाह अपना निचला गुलाबी लब दांतों में दबाए आखिरी सवाल देखता रजिस्टर पर अपनी खूबसूरत राइटिंग में हल कर रहा था। जायशा की नज़रें इसके खूबसूरत सुर्ख व सफ़ेद चेहरे से होती हुई इसकी मर्दाना चौड़ी कलाई पर बंधी ब्रांडेड घड़ी पर पड़ी थी, जो उसकी कलाई पर काफ़ी जच रही थी। और फिर अज़म के खुद को देखने से पहले ही वो अपनी बेइख्तियारी होती नज़रें इस पर से हटाती रजिस्टर की तरफ मतवज्जा हो गई। दूर ग्राउंड में बैठे अज़म शाह के दोस्त हैरानगी से भी अज़म और कभी जायशा को देख रहे थे। इन्हें दाल में कुछ काला लग रहा था या फिर पूरी दाल ही काली लग रही थी। अम्मा बचा ले, देखो मेरे करीब मत आना। गुलाली किचन की सैलब के साथ कमर टिकाती मासूमियत से छुरी उठाती हुई चीखी थी, जो आज तक हवेली के इतने बड़े जिन आहन शाह से नहीं डरी थी। आज अजल शाह की मासूम सी कैटी को अपनी तरफ बढ़ता देखकर इसके तौते उड़े थे। कैटी हुनूस मासूमियत भरी आवाज़ निकालती इसकी तरफ बढ़ रही थी। अम्मा, कैटी को अपने इतने नज़दीक आते देखकर गुलाली आंसू बहाती हुई अपनी जगह से उछली थी। इसे चीखते हुए जरताज अम्मा को आवाज़ दी थी, जो ना जाने कहाँ थी। इस वक्त किचन में कोई दूसरी मुलाजमा भी नहीं थी जो इस बिल्ली को इससे दूर कर सकती। देखो मेरे करीब मत आना, मैं मर जाऊंगी। गुलाली को लगा शायद बिल्ली को उर्दू समझ नहीं आ रही, इसीलिए उसने अब की बार पिश्तों में एक और कोशिश की। यहाँ पर ऊपर पिश्तो लिखा हुआ था और जो सीधा लिखा हुआ था मैंने वही पढ़ी हूँ, ठीक है। लेकिन बिल्ली हुनूस मियाओ मियाओ करती इसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। बिल्ली ने तो इसकी पुकार नहीं सुनी, लेकिन शाह बीबी के पास कुछ देर बैठने के बाद सीढ़ियों की तरफ जाता आहन शाह गुलाली की आवाज़ में इतने खूबसूरत अंदाज में पिश्तो सुनता अपनी जगह पर स्टिल हुआ था। इसे इसकी पिश्तों की बिल्कुल समझ नहीं आई थी, लेकिन इसका पिश्तौन बात ज़बान बोलने का अंदाज इतना मासूम था कि आहन शाह के दिल ने बेसाख्ता इसके गुलाबी होठों की हरकत देखने की ख्वाहिश कर डाली। आहन शाह ने अपना रुख मोड़ते हुए लाउंज पर एक नज़र डाली। शाह बीबी वहाँ नहीं थी, वो शायद नमाज अदा करने गई थी। आहन शाह के कदम खुद ब खुद किचन की तरफ बढ़े थे। इसकी भराई आवाज़ वो वक्फे वक्फे से चीख मारने से लग रहा था जैसे वो किसी मुश्किल में हो। गो, जाओ यहाँ से। गुलाली इस वक्त इंग्लिश और उर्दू मिक्स करती इस बिल्ली को अपने करीब आने से रोक रही थी, जो इससे सिर्फ चंद कदम दूर थी। इसे काफ़ी दफ़ा आहन शाह के मुंह से अंग्रेज़ी के ये 3 अल्फाज गो फ्रॉम हियर मुलाजमों को अपने पास से भगाने के लिए सुने थे, जिसमें भी अभी सिर्फ गो ही याद था। इसीलिए इसने मजीद एक ज़बान का अपने तरीके से इस्तेमाल करते हुए कैटी को अपने करीब आने से रोका। आहन शाह जो किचन में दाखिल हुआ था, इसे छुरी पकड़कर ज़मीन की तरफ देखकर मासूमियत से आंसू बहा के अंग्रेज़ी का बेड़ा गर्क करके देखा था। आहन शाह ने बमुश्किल अपना कहकार रोका था। बस छोटी सी क्यूट सी सफ़ेद कैटी से डर रही थी। ये बात आहन शाह के मानने में नहीं आ रही थी। इसके गुलाबी होठों से ये अंग्रेज़ी का टूटा फूटा लफ्ज़ इतना क्यूट लग रहा था कि आहन शाह बेइख्तियार होता हुआ अपने कदम इसकी तरफ बढ़ा चुका था। इसकी क्रिस्टल ग्रे आंखों में आंसू फिसलते हुए इसके आरजू पर गिरे थे। मोरे, अम्मा मुझे बचा ले। अब बिल्ली मज़े से गुलाली के दूधिया सफ़ेद पैर चाटती उसे फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर रही थी। गुलाली अपनी छुरी थामे हाथों को मुंह पर रखती बच्चों की तरह रो रही थी। वो नरम दिल लड़की इस बिल्ली को अपने पैर से झटक भी नहीं रही थी, कहीं इसे चोट ना लग जाए। लेकिन बिल्ली की खुदरी ज़बान अपने पैर पर महसूस करते हुए गुलाली को लगा इसकी टांगों से जान निकल जाएगी। आंखें बंद होने की वजह से वो अपने बेहद करीब खड़े आहन शाह को देख नहीं पाई थी। हत्ता कि वह आज डर की वजह से आहन शाह के तेज़ कलोन की खुशबू भी पहचान नहीं पाई थी। आहन शाह ने सैलिब पर इसके इर्द गिर्द हाथ जमाते हुए इसके खूबसूरत चेहरे पर फूंक मारी थी। अपने चेहरे पर किसी की नरम सांसों की तपिश महसूस होते हुए गुलाली ने डरते हुए अपनी आंखें खोली थी। अपने सामने आहन शाह को देखते हुए वो बेसाख्ता इसके साथ लिपटती हुई ज़ारों कतार रोना शुरू हो चुकी थी। आहन शाह इस नरम व मुलायम वजूद को खुद के साथ यूं लिपटे देखकर साकित हुआ था। शाह साई, मुझे इस बिल्ली से बचा लें, आपको खुदा का वास्ता है। ये मुझे इतनी ज़ोर ज़ोर से काट रही है, मुझे लग रहा है ये मेरा पैर ज़ाय कर चुकी है। अब मैं चल नहीं पाऊंगी, और अगर मैं चल नहीं पाऊंगी तो मैं काम कैसे करूंगी, और अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मुझे शाह बीबी से कौन बचाएगा। और अगर अभी वो उखड़ी हुई सांसों के दरमियान मासूमियत और खौफ से रोती हुई अपने पैर की तरफ इशारा करके मजीद बोलती, जब आहन शाह ने अपने पैर की मदद से इस बिल्ली को गुलाली से दूर करते हुए
इसके हिलते गुलाबी लबों को देखकर खुद पर से आज एक बार फिर खुद पर से इख्तियार खोया था। वो झुकते हुए अपने लबों से इसकी बोलती बंद कर चुका था। किचन में इसकी इस हरकत पर गुलाली की क्रिस्टल ग्रे आंखें खतरनाक हद तक फैली थी। गुलाली रोना भूल चुकी थी। आहनशाह के इस कदर शिद्दत भरे लम्स पर गुलाली ने उसकी नीली कमीज सीने से अपनी हाथ की मुट्ठियों में जकड़ी थी। वह जालिम बनता हुआ इसके गुलाबी लबों पर बार बार दांत गाड़ता इसके हाथ से छुरी थामते हुए सैलेब पर पटक चुका था। गुलाली ने आज भी इसे खुद से दूर नहीं झटका था। इसे खुद पर गुस्सा आया था जो वो इस बिल्ली से बचाव के लिए आहनशाह के सीने से लगी थी। वो कैसे इस बेमहर इंसान के सीने से लग सकती थी जो अपनी मनूका के होते हुए भी किसी और से शादी और मंगनी करने की हामी भर चुका था। वो कैसे इससे मदद के लिए पुकार सकती थी जिसने उस दिन इसे चोरी के डर से अपने कमरे से निकाला था। आहनशाह प्यासा बना बेरहमी से उसकी सांसें पी रहा था। बिल्ली अब आहनशाह के पैर से किक खाने के बाद अपने तलवे चाटती हुई इस रोमांटिक फिल्म को मज़े से देख रही थी। आहनशाह को अचानक से ख्याल आया था वो किचन में है और किचन में किसी भी वक्त कोई भी आ सकता था। आहनशाह ने अपनी हरकत पर दिल में खुद को दो सुलवतें नवाजते हुए इसके निचले गुलाबी लब को अपने दांतों में दबाते हुए आज़ादी बख्शी थी। अपने लबों पर इसकी इतनी बेरहमी देखते हुए गुलाली ने सिसकते हुए अपने नाजुक लबों पर हाथ रखा था। वो अपनी फूली हुई सांसों को हमवार करने के लिए इसके सीने से नहीं लगी थी। ये मेरे सीने से लगकर मुझसे मदद मांगने की सज़ा थी। आइंदा मुझसे दूर रहना लड़की। और लड़कियों के ये बिल्ली से डरने वाले ड्रामे सिर्फ ड्रामों में ही अच्छे लगते हैं। इसीलिए आइंदा अपनी इन भयानक चीखों की मदद से ऐसी एक्टिंग करने से गरीज करना, वरना इस छुरी की मदद से तुम्हारे होठ काट दूंगा जिनसे चीखें मारते हुए तुमने पूरी हवेली सर पर उठाई थी। आहनशाह उसके जख्मी लबों पर नजरें जमाता अपनी कुछ देर पहले वाली बेइख्तियारी को अपने गुस्से और बेहिस अल्फाजों के जरिए छुपा रहा था। वह इसके होठों को इसके पास छुरी किए गुस्से से कराया जिस पर गुलाली ने दहलते हुए अपनी जोर से आंखें मींची थी। वो जो अपनी सांसों को हमवार करने की तगोदो में हलकान हो रही थी। आहनशाह के बेहिस रूप पे वो अपना सांस तक रोक गई थी। वो बुरी तरह से डर चुकी थी। इसे डर से कांपते देखकर आहनशाह ने सैलेब पर छुरी पटकते हुए अपने भूरे बालों में हाथ फेरा था। वह उन्होंने आंखें नीचे हुई थी। आहनशाह की नज़रों का मरकज इसका दूध या हाथ बना था जो कुछ देर पहले जलने की वजह से सुर्ख हो चुका था। इसी दाएं हाथ से काम करने की वजह से इसके हाथ पर छाले बन चुके थे। मियाऊ। कैटी ने इस रोमांटिक फिल्म को बंद होते देखकर मासूमियत से अपनी पीठ उठाते हुए अंगड़ाई ली थी। कैटी की आवाज़ पर गुलाली ने आहनशाह के बेहिस अल्फाजों पर सब्र के घूंट पीते हुए अपनी आंखें खोली थी। वो इसकी तरफ देखे बगैर अपना रुख मोड़कर सब्जियां काटने में मसरूफ हो चुकी थी। ये सुबह से दूसरी बार था जो इसने आहनशाह की तरफ देखने से गरीज बरता था और इसकी यही हरकत आहनशाह को नागवार गुजरी थी। इसे इसके होठों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, लेकिन फिर भी इसने इसे शिकवा किना नज़रों से नहीं देखा था जैसे वो हमेशा से देखती थी। क्या वो इससे कोई नाराज़गी जता रही थी? यूँ नज़रें फेर के आहनशाह ने लब काटते हुए सोचा, जताती है तो जताते रहे, मैं कब इससे मोहब्बत के दम भर रहा हूँ। आहनशाह बेहिसी से सोचता हुआ अपना सर झटकते हुए किचन से निकला। गुलाली ने अपना रुख मोड़ के नम आंखों से उसकी तरफ देखा था। रात के 8 बज रहे थे जब लाइट ब्राउन शलवार कमीज में मलबूस जोरी शाह लाउंज में दाखिल हुआ। वो सबको मुंह से सलाम करता हुआ लाउंज की तरफ बढ़ने वाला था जब सामने सोफे पर अपने बाबा जान के साथ जावियार शाह को आज सालों बाद देखते हुए अपने पैरों का रुख सीढ़ियों की तरफ मोड़ चुका था। सब जो जोरी शाह के सलाम पर उसकी तरफ मतवजा हुए थे, उसे जावियार शाह से मिलने की बजाय सीढ़ियों की तरफ बढ़ते देखकर इन सब की नज़रें जावियार शाह पे टिकी थी जो उसे मिलने के लिए अपने सोफे से उठते हुए मातगिर चेहरे से वापस बैठ चुके थे क्योंकि वो इनसे रुख मोड़ चुका था। जोरिस। हारून शाह ने जावियार शाह का चेहरा सुर्ख पड़ता देखकर जोरी शाह को सख्त लहजे में पुकारा था जो इनकी पुकार पर अपने कदम तो रोक चुका था, लेकिन इसने अपना चेहरा मोड़ते हुए इनकी तरफ नहीं देखा था। वापस आओ। हारून शाह ने हुनूस इसे सख्त लहजे में हुक्म दिया था। बाबा जान, कल खान रयान की शादी है, मुझे इसी सिलसिले में अभी सवात के लिए निकलना है, मैं लेट हो रहा हूँ। जोरी शाह संजीदगी से बोलता हुआ अपना रुख मोड़े बगैर फिर अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा चुका था। जोरी शाह, मैंने बोला वापस आओ यहाँ। बड़े छोटे की तमीज़ भूल चुके हो तुम। आके जावियार मामू को सलाम करो। सब आंखों वाले हारून शाह अब बोले नहीं बल्कि धाड़े थे। इनकी औलाद इन्हें हमेशा शर्मिंदा करवाती रहती थी। मैं सलाम कर चुका हूँ बाबा जान, और तमीज़ से कर चुका हूँ, मुझे बदतमीज़ करने पर मजबूर मत करें। जोरी शाह अपना चेहरा इनकी तरफ मोड़ता बेहद गुस्से से धाड़ा था। जोरी शाह की धाड़ पर शाह बीवी ने दहलते हुए इन बाप बेटे की तरफ देखा था।
छोड़ो हारून, वो सलाम कर चुका है, क्यों डांट रहे हो बच्चे को। जावियार शाह ने नरमी से हारून शाह का शाना थपथपाया था, जो गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। जब कोई सालों बाद मिले तो यूं रूखा फीका सलाम नहीं किया जाता। जोरी शाह, यहाँ आके ठीक तरीके से सलाम करो। हारून शाह हुनूज अपनी बात पर अड़े हुए सख्ती से बोले, डैम इट, क्या चाहते हैं आप? मैं जावियार शाह के गले लगूं? इस जावियार शाह को अपने सीने से लगाऊं जिसे याद करते हुए मेरी माँ सिसक सिसक के मरी थी, जो मेरी माँ और अपनी सगी इकलौती बहन के जनाजे पर नहीं आया था। मैं इस जावियार शाह को अपनी हवेली में वेलकम करूं जिसने मेरी माँ के मरने के 1 साल बाद हवेली आते हुए मुझसे मेरी मनोका तक छीन ली थी। इस जावियार शाह को एहतराम और इज्जत से बुलाऊं जो मेरी मोहब्बत पर तरस खाए बगैर अपनी खुदगर्ज बेटी के करियर की पेश नज़र इसका साथ देते हुए इसे बैरून मुल्क लेके जा चुका था। क्या इतना अर्जा था मेरी माँ का वजूद जो आप जैसे बिजनेसमैन के पास मेरी माँ से मिलने के लिए, अरे मिलना तो दूर, फोन पर बात करने के लिए 2 घड़ी वक्त नहीं था? क्या इतनी अर्जा थी मेरी मोहब्बत जो उस इंसान ने जानते बूझते हुए अपनी बेटी को मुझसे दूर किया? जावियार शाह जानता था जोरी शाह मर जाएगा मरा शाह के बगैर, लेकिन इसने मुझे जानते बूझते जिंदा लाश बनने पर मजबूर किया। इसने मुझे जीते जी मरने पर मजबूर किया। मरा शाह को मुझसे दूर ले जाते हुए इसने मेरे वजूद से रूह खींच ली। पूरे 6 साल मैंने मरा शाह का इंतज़ार किया, इस मरा शाह का जो अपने बाप की खुदगर्जी की मिसाल आप है। क्या कसूर था सलवा शाह का और जोरी शाह का? यही कि उन्होंने खुदगर्ज लोगों से मोहब्बत की, एक ने भाई से और दूसरे ने बीवी से। बोलिए, इतना सलाम काफ़ी है या सल्यूट भी करके दिखाऊं? जोरी शाह बेहद गुस्से से गरजता हुआ पूरे लॉन्च की तबाही कर रहा था। इसकी गरजदार आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। जोरी शाह के लहजे में क्या कुछ नहीं था, कर्ब, अजियत, बेबसी, माँ के लिए बेहद मोहब्बत, दुख, अपनी मोहब्बत से बिछड़ने का दुख, हिजर की तकलीफ। वो अपनी अजियत भरे अल्फाजों से सबका मुंह बंद करवा चुका था। मरा शाह और जावियार शाह का चेहरा अहानत के एहसास से सुर्ख पड़ा था। जोरी शाह के अल्फाज पर लाउंज में इस वक्त अहान शाह, काजिम शाह और महराल शाह नहीं थे। अर्जम शाह तेजी से सोफे से उठता हुआ जोरी शाह की तरफ बढ़ा था। सामने लगी एलसीडी पर अपना हाथ बार बार मार के जख्मी कर रहा था। मरा शाह ने आंखों में नमी लिए इसके लहू लहान हाथ की तरफ देखा था। हारून शाह के दिल को कुछ हुआ था अपने जवान बेटे की हालत देखते हुए। वो तो सिर्फ ये चाह रहे थे कि मामू भांजे में सारी रंजिशें खत्म हो जाए, लेकिन इनके बेटे का दिल इस कदर चीरा हुआ था, ये इन्हें इसके अल्फाज से आज पता चला था। वो अपनी उदासी को इनके सामने हमेशा बेबाकी के जरिए छुपाता था। इसने आज पहली बार हवेली वालों के सामने इस 6 साल की चुप तोड़ी थी। सबके रोंगटे खड़े किए थे। अर्जम शाह बमुश्किल गुस्से से भरे जोरी शाह को काबू करता हुआ यहाँ से लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। किसने बोला था जवान बेटे पर इतना गुस्सा करने को? अपने हाथ का हशर बिगाड़ लिया मेरे पोते ने। गर्म खून था, इसने जोश तो मारना था, तुम ही कुछ तहमिल से काम लेते। आदिल शाह ने पोते के जाते ही हारून शाह को गुस्से से लताड़ा था, जिन्होंने गहरी सांस भरते हुए निचला लब काटा था। और तुम्हें अपनी बेटी की कुछ होश है? कहाँ है वो? मेरा बड़ा पोता 3 दिनों से हवेली से क्यों कर गायब है? आदिल शाह का रुख अब दरिया शाह की तरफ था, जिनका बड़ा सपूत काजिम शाह पिछले 3 दिनों से हवेली से गायब था। मेरी बात हुई है उससे, सुबह तक आ जाएगा। वो ज़रूरी काम के सिलसिले से शहर से बाहर गया था। दरियाब शाह ने इन्हें धीमे लहजे में जवाब देते मुतमईन किया। सब आदिल शाह से इनकी पोतों से मोहब्बत के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। काजिम शाह, जिसने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी किसी सिगरेट को मुंह नहीं लगाया था, वो पिछले 3 दिनों से सिगरेट पर सिगरेट फूंकता ना जाने कितनी सिगरेट की डिब्बियाँ ख़त्म कर चुका था। वो पिछले 3 दिन से अपने फार्म हाउस में था। इसने ऑफिस तो दूर हवेली जाके इन्हें देखा तक नहीं। वह अभी भी गहरे गहरे कश भरता सिगरेट फूंक रहा था जब इसके नंबर पर अहान शाह का फ़ोन आया था। वैसे पिछले 3 दिनों से फ़ोन कर रहा था, लेकिन काजिम शाह ने किसी की कॉल नहीं उठाई थी सिवाय दरियाब शाह से। 2 मिनट बात करता वो और फ़ोन बंद कर चुका था। काजिम शाह ने गहरा सांस भरते हुए अहान शाह की कॉल यस करते हुए कान को लगाया था। कहाँ है तो 3 दिनों से, और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? अहान शाह ने फ़ोन छूटते ही गुस्से से इस्तफसार किया। जब जानता है कि मैं कहाँ हूँ तो क्यों पूछ रहा है? काजिम शाह ने संजीदगी से जवाब देते हुए फिर से सिगरेट का गहरा कश भरा। वो जानता था अहान शाह इसकी लोकेशन ट्रेस कर चुका होगा। किसी प्रोजेक्ट पर लॉस हुआ है। अहान शाह ने इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए अगला सवाल दागा। वो परेशान हुआ था उसके लिए। अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर, जिस पर मैंने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ कर दी, लेकिन अगली पार्टी ने धोखा दे दिया। काजिम शाह कर्ब से बोलता सिगरेट से अपने हाथ की उंगलियां जला चुका था।
आंखों के सामने अजल शाह के साथ गुजरा हर एक पल घुमा था। इसे कितना मान बख्शा था इसे, लेकिन इसने क्या किया? धोखा देते हुए इसका सारा मान, सारा प्यार मिट्टी में मिला दिया। क्या बकवास करे जा रहा है तू? मैं बस फार्म हाउस के रास्ते में हूँ, वहाँ पे आके तेरी छतरोल करता हूँ। आहान शाह इसके उदास लहजे पर फिक्रमंदी और गुस्से से बोलता हुआ फ़ोन काट चुका था। काजिम शाह कभी इतना उदास नहीं होता था जितना वो आहान शाह को आज उदास लग रहा था। वो इसके लिए बेहद फिक्रमंद हो रहा था, लेकिन कौन जाने आने वाले दिनों में या शायद कल ही से ही इन दोनों की एक दूसरे के लिए इस फिक्रमंदी ने कहीं दूर जा सोना था। काजिम शाह की आंखों के पर्दे में वो मंजर लहराया जब इसने अपनी लाडली ओजी के चेहरे पर बेदर्दी से थप्पड़ जड़े थे। इसे ज़मीन पर धक्का दिया था। दिल में एक ठीस सी उठी थी। वो जैसे आज तक फूल सी भी तकलीफ़ नहीं दी थी। उसे काजिम शाह ने अपने हाथों से तकलीफ़ दी थी। मैं उसे समझाऊंगा, वो बच्ची है अभी, मेरी बात समझ जाएगी। काजिम शाह ने दिल में बैकग्राउंड के साथ अपना सर टिकाया। सिगरेट हुनूज इसकी सफ़ेद दूधिया हाथ को पूरे जला रहा था, लेकिन काजिम शाह को इससे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हो रही थी। पता चला इस्माइल खान की बेटी का कुछ? वो दरमियानी उम्र का शख्स रेलिंग चेयर पर झूलता गुस्से से अपने आदमियों को देख कर पूछ रहा था। नहीं साहब, हमें सिर्फ इतना ही मालूम हुआ है कि वो मर चुकी है। इसके दोनों आदमी सर झुकाते हुए मनमना के बोले, ये क्या बकवास है? तुम दोनों को मुझे पिछले कितने सालों से सुना रहे हो, हरामखोरो। वो मरी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है इस गद्दार इस्माइल खान की बेटी जिंदा है। तुम दोनों के पास है ये आखिरी चांस है, वरना अपने दूसरे साथियों की लाशें तो यकीनन तुम लोगों ने अपने हाथों से मिट्टी में दबाई थी। वो बेहिसी से घराता हुआ इनके पैरों में फायर कर चुका था, जिस पर वो दोनों दहलते हुए अपनी जगह से उछले थे। जोरी शाह के अलावा शाह हवेली के तमाम वकील नाश्ते में मसरूफ थे। जोरी शाह रात से सवात के लिए निकल चुका था और आहान शाह हर तरह से काजिम शाह से इसकी उदासी की वजह पूछ चुका था, लेकिन काजिम शाह ने अपने दांत से दांत नहीं उठाया था। वह ढीठ बनता सिगरेट फूंकता रहा, जिस पर आहान शाह के मुक्के थे और काजिम शाह का चेहरा कंधा और सीना। वो ज़बरदस्ती रात में इसे हवेली ले आया था। एजल शाह एक नज़र बेहिद संजीदा नजर आते काजिम शाह को देखकर सर झुकाए बिल्कुल खामोशी से नाश्ता करती अपने आंसू पर काबू पा रही थी। वो पिछले 2 दिनों से कॉलेज जोरी शाह के साथ गई थी। आज इसका कॉलेज से छुट्टी करने का प्लान था। एजल शाह हर वक्त सबके सामने अपनी कैटी में मसरूफ़ अपनी पिछले दिनों की उदासी छुपाने की भरपूर दगोदो कर रही थी। एजल, कॉलेज क्यों नहीं जा रहा मेरा बच्चा? एजल को आज बगैर यूनिफॉर्म के नाश्ता करते देखकर आहान शाह ने उसे प्यार से मुखातिब किया। लाला, आज तमाम पीरियड फ्री है, जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। एजल ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए आहान शाह को जवाब दिया। काजिम और एजल के लहजे की उदासी आहान शाह की समझ से बाहर थी। आहान शाह ने गहरी सांस भरते हुए एजल शाह की बात पर सर हिलाया था। अलबत्ता इसका दिल ना जाने क्यों बेसुकून था। काजिम शाह ने एक बेतासिर नज़र एजल शाह के कमलाए चेहरे पर डालते हुए अपनी नज़रें फेरी थी। इसके नज़रें फेरने पर एजल शाह की नीली आंखों में आंसू चमके थे। अज़म शाह यूनिवर्सिटी जा चुका था, मराज शाह हॉस्पिटल, जबकि मेराल शाह अपनी पुरानी पाकिस्तानी दोस्तों से मिलने की गर्ज से इनके साथ नाश्ते पर जा चुकी थी। रात में इसने आहान शाह के साथ जाकर अपनी मंगनी की शॉपिंग करने का प्लान बनाया था, जो 3 से 4 दिनों तक थी। आहान शाह नाश्ते के बाद ही अपने किसी काम के सिलसिले में हवेली से निकला था। बाकी एजल के अलावा हवेली के तमाम वकील लॉन्च में बैठे दोपहर की चाय पी रहे थे। इस वक्त 1 बज रहा था। काजिम शाह आज भी ऑफिस नहीं गया था। वो तमाम काम अपने मैनेजर के जिम्मे लगा चुका था। वो जानता था वो अपनी गायब दिमागी की वजह से अपने ऑफिस का काम खराब नहीं करना चाहता था। तो मैं अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अब ये करना होगा एजल, वरना सारी ज़िंदगी वन साइड लव की मारी रहते रहोगी। तुम कभी भी अपनी मोहब्बत और अपने होने वाले शौहर के साथ वफा नहीं निभा सकोगी। चाहे ये तरीका थोड़ा गलत है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। जवेरिया के अल्फाज एजल शाह के कानों में हुनूस गूंजते हुए इसका दिल धड़का रहे थे। इसकी समझ से बाहर था वो क्या करे। किनारा कर लें, अपनी मोहब्बत के धुतकारे जाने का मातम करें, या फिर वो जो जवेरिया ने मशवरा दिया। इसके दोनों गुस्सीले लाला इस वक्त हवेली में नहीं थे और 3 दिन बाद इसकी अज़म शाह के साथ मंगनी थी। शायद जवेरिया के मशवरे पर अमल करने का ये सही मौका था। एजल शाह ने अपना नया फ़ोन उठाते हुए काजिम शाह का नंबर मिलाया था, जो बाहर लाउंज में सबके साथ बैठ के चाय पी रहा था। एजल शाह का पिछला फ़ोन काजिम शाह बहुत बुरी तरह से तोड़ चुका था, जिसकी वजह से एजल ने नए फ़ोन के साथ साथ नई सिम भी यूं ही खरीदी थी। अब वो इसे अपनी नई सिम से ही फ़ोन कर रही थी। अपने फ़ोन पर अननोन नंबर से कॉल आते देखकर काजिम शाह ने यस करते हुए फ़ोन कान से लगाया था। यस काजिम, दरियाब शाह स्पीकिंग।
काजिम शाह ने चाय का घूंट भरते हुए संजीदगी से अपना तारुफ करवाया था। शाह जी, मेरे कमरे में आए, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आपको चाचू जान दरियाब शाह की कसम है, इनकार मत कीजिएगा। फ़ोन से अज़ल शाह की रोती हुई आवाज़ सुनते हुए काजिम शाह ने सख्ती से अपने लब भींचे थे। वो इसे इसके बाबा जान की कसम दे चुकी थी, जिस पर ना जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। काजिम शाह सबको बातों में मसरूफ़ देखकर अपना कप टेबल पर रखता हुआ अज़ल शाह के कमरे की तरफ बढ़ा था। तकरीबन 3 मिनट 50 सेकंड तक काजिम शाह अपने गुस्से पर जब्त करता अज़ल शाह के कमरे में दाखिल हुआ था। शायद वो इसे माफ़ी मांगना चाहती थी। अगर वो इसे माफ़ी मांगेगी तो काजिम शाह भी उसे माफ़ करने का इरादा रखता था। अज़ल शाह को सामने बेड पर नज़रें झुकाकर बैठी देखकर वो इसकी तरफ बढ़ा था। हाँ बोलो, क्यों बुलाया? अभी काजिम शाह इसके बेड के पास पहुंचते हुए संजीदगी से अपना जुमला मुकम्मल करता जब ज़मीन पर कुछ चिकना सा महसूस करते हुए इसका पैर बुरी तरह से फिसला था। काजिम शाह ने अपने लड़खड़ाते पैर को संभालना चाहा जब अज़ल शाह पूरी कुव्वत से इसका बाजू जकड़ती हुई इसे खुद पर गिरा चुकी थी। काजिम शाह जो पैर फिसलने की वजह से पहले ही लड़खड़ा चुका था, अज़ल शाह के खींचने पर वो बेध्यानी में इस पर गिर चुका था। इसे जानबूझकर खुद पर गिराया गया था। बाबा जान, चाचू जान, लाला। अज़ल शाह ने अपने लबों पर लगी सुर्खी को अपने कपकपाते हाथों से तेज़ी से इर्द गिर्द फैलाते हुए तेज़ आवाज़ में रो रो कर सबको पुकारना शुरू किया था। ये सब इसने एक पल में किया था। काजिम शाह अपनी गोल्डन आँखों को फैलाए तहियर से अज़ल शाह की तरफ देख रहा था, वो जो कुछ भी सोचने समझने की पोजीशन में नहीं था। बाबा जान, मुझे बचा ले बाबा। डर व खौफ से कांपती अज़ल शाह ने काजिम शाह की सफ़ेद कमीज़ को सीने से थाम कर मज़ीद खुद पर झुकाते हुए भराई आवाज़ में चीखते हारून शाह को फिर से आवाज़ दी थी। आहान शाह जो अभी अभी अपना काम निपटा के हवेली में दाखिल हुआ था, अज़ल शाह के कमरे से रोती बिलखती आवाज़ सुनता हुआ वो भागने के अंदाज में अज़ल शाह के कमरे की तरफ बढ़ा था। वहीं पर लॉन्ज में सब तक अज़ल शाह की चीख व पुकार की आवाज़ें आ चुकी थी। वो सब हड़बड़ाते हुए आहान शाह के पीछे अज़ल शाह के कमरे की तरफ बढ़े थे। या अल्लाह खैर, शाह बीबी और जहरा मॉम तो अपनी सीने पर हाथ रखती परेशानी से इन सब के पीछे बड़ी थी। अज़ल शाह का कमरा लॉक नहीं था। आहान शाह ने जोर से अपना हाथ मारते हुए अज़ल शाह के कमरे का दरवाज़ा खोला था। वो बहन की सिसकियाँ चीख व पुकार सुनता दरवाज़ा नॉक करना भूल चुका था। वो फिर जो मंजर आहान शाह और हवेली के मकीनों ने देखा था, वो इन सब पर हवेली की छत गिराने के लिए काफ़ी थी। काजिम शाह, आहान शाह पूरी कुव्वत से गरजदार आवाज़ में धाड़ता हुआ शाह हवेली के दर व दीवार हिला चुका था। काजिम शाह जो अपनी बेयकीनी की तस्वीर बना रोती और कांपती हुई अज़ल शाह को देख रहा था। आहान शाह के गरजदार आवाज़ पर इसने रुख मोड़ते हुए कमरे के दरवाजे पर खड़े तहीर ज़दा हवेली के मकीनों को देखा। आहान शाह की धाड़ सुनते हुए अज़ल शाह का दिल लरज़ उठा था। इसने ऐसा तो नहीं चाहा था कि इसके दोनों लाला में से इस वक्त कोई एक भी हो हवेली में मौजूद हो। आहान शाह को तेज़ी से कमरे में दाखिल होते देखकर अज़ल शाह की सांसें अटकी थी। अगर वो भी काजिम शाह की तरफ नीचे ज़मीन पर गिरे ऑयल की वजह से फिसल जाता तो यकीनन आज इन हवेली वालों के हाथों अज़ल शाह का आखिरी दिन होता। आहान शाह को इस हॉल नुमा कमरे में बेड की तरफ बढ़ता देखकर काजिम शाह एक जिस्त में अज़ल शाह के ऊपर से उठा था। काजिम शाह इस वक्त कुछ भी बोलने की पोजीशन में नहीं था। अज़ल शाह ने वारी ऐसा किया था कि काजिम शाह की ज़बान तालों से चिपक चुकी थी। गोल्डन आंखों में हैरानगी ही हैरानगी थी। काजिम शाह जैसे मजबूत इंसान को इस वक्त अपनी टांगें मफलूज लगी। शौक, गुस्सा, गम व बेयकीनी और अपने एहसासात को पहचानने की कोशिश कर रहा था। आहान शाह को बेड से 4 से 5 कदमों के फासले पर देखते हुए काजिम शाह तेज़ी से नीचे गिरी चिकनाई पर अब की बार अपने पैर मजबूती से जमाता खुद ही इसकी तरफ बढ़ चुका था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर अपनी गंदी हवस भरी नजरें डालने का, काजिम दरियाब शाह? आहान शाह ने अपनी तरफ इसके चेहरे पर अपनी पूरी कुव्वत से मुक्का जड़ते हुए काजिम शाह को गिरेबान से पकड़कर खुद की तरफ घसीटता धाड़ा था। आहान शाह के लफ्ज़ों की कड़वाहट काजिम शाह ने अपने दिल में उतरती महसूस की। ऐसा नहीं है शाह मेरी। अभी काजिम शाह इसे अपने बेहद गुस्से में देखकर अल्फाज तलाशता हुआ उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था जब आहान शाह ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके अनाबी होठों पर मुक्का जड़ा था। काजिम शाह के मुंह से खून किसी फव्वारे की तरह छूटा था। अपने बड़े समझदार बेटे की इस हरकत पर दरियाब शाह के लिए मरने का मुकाम था। हारून शाह भी अभी तक किसी सदमे की जद में थे। इनकी बेटी की इज्जत इनकी ही अपनी हवेली में महफूज नहीं थी। काजिम शाह ने आहान शाह को यूं किसी चीज़ की तस्दीक किए बिना खुद पर वार करते देखकर खुद पर से काबू खोया था।
वो एक आहान शाह के चेहरे पर दो मुक्के जड़ चुका था। इन दोनों को यूं लड़ते देखकर शाह बीबी और जहरा मॉम की चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी। काजिम शाह की ढिठाई पर आहान शाह ने उसके पेट में अपनी टांग रसीद की थी। काजिम शाह के कदम लड़खड़ाए थे, लेकिन वो खुद जमीन पर गिरने से बच चुका था। रोती कांपती एजल शाह के होठों की फैली लिपस्टिक देखते हुए हवेली के तमाम मर्दों ने इस पर से अपनी निगाहें फेरी थी। वो इस वक्त लाइट पीच फ्रॉक में मलबूस लाइट सा मेकअप किए हुए थी। अभी बाहर सबके सामने ही तो वो अपने बाबा जान से अपनी दोस्तों के साथ बाहर जाने की बात इजाज़त ले रही थी। इसने अपने बाबा जान को बताया था आज कॉलेज में फ्री पीरियड की वजह से इसकी पूरी क्लास ने छुट्टी करके बाहर जाने का प्लान बनाया है, जिस पर हारून शाह ने अपनी लाडली बेटी की जिद करने से पहले ही उसे बाहर जाने की इजाज़त दी थी। एजल शाह ने बाहर सबके सामने इजाज़त ही इसीलिए ली थी ताकि बाद में ऐसी सूरत हाल पेश कर आने पर सबको यही लगे कि वो काजिम शाह इसके हुस्न को में बहकता हुआ ये कदम उठाने वाला था। एजल शाह ये सब तो कर चुकी थी, लेकिन अब इसका दिल किसी सूखे पत्ते की मानी नजर रहा था। आहान शाह और काजिम शाह को मद्दे मुकाबिल देखते हुए वो फुट फुट कर रोना शुरू हो चुकी थी। जहरा मॉम और शाह बीबी ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए एजल शाह को संभाला था, जो इस वक्त डर व खौफ की वजह से बुरी तरह काँप रही थी। शाह बीबी और जहरा मॉम एजल शाह के पास बेड की दूसरी तरफ बैठ गई थी, क्योंकि इस तरफ आहान शाह और काजिम शाह बुरी तरह से लड़ते एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे। शाह छोड़ो इसे, बैठ कर बात करो जो करनी है। आदिल शाह ने पोतों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बनते देखकर रौबदार आवाज में हुक्म दिया, लेकिन आहान शाह इसकी वक्त इनकी बात सुनने की पोजीशन में नहीं था। कलमा पढ़ ले काजिम दरियाब शाह, क्योंकि आज आहान हारून शाह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आहान शाह ने अपनी पूरी कुव्वत से एक बार फिर से अपनी टांग काजिम शाह के घुटने पर मारी थी, जिस पर काजिम शाह ने, जिसने पहले ही उसके वार पर बमुश्किल खुद को नीचे गिरने से संभाला था, अब की बार वो खुद को संभाल नहीं पाया। आहान शाह के इस वार पर दराज कद काजिम शाह बुरी तरह से जमीन बोस हुआ था। आहान शाह तेजी से एजल शाह के कमरे से निकलता हुआ तकरीबन भागने के अंदाज में सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। आहान शाह की धाड़ और इसके यूं ऊपर जाने पर सबका दिल किसी अनहोनी के एहसास से शिद्दत से धड़का था। जाओ यहाँ से, मर जाओगे इसके हाथों, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हारून शाह धाड़े थे। उन्होंने बिलाखिर अपनी चुप तोड़ी थी। एक तरफ लाडला भतीजा था तो दूसरी तरफ बेटा। वो नहीं चाहते थे आहान शाह बड़ी जवानी में अपने हाथ खून से रंगता हुआ हवेली के सबसे बड़े सपूत का कत्ल कर डाले, जिसमें इनकी पूरी हवेली की जान बसती थी। अगर काजिम शाह मर जाता तो हवेली वालों ने जो मरना था, इससे कब्ल कत्ल करने वाले आहान शाह ने खुद भी मर जाना था, जो अपने सगे भाई और जोरी शाह से ज़्यादा प्यार काजिम शाह से करता था। मैं मरना चाहता हूँ, काजिम शाह जख्मी लहजे में धाड़ा था। एक नज़र रोती एजल शाह को देखकर एक जिस्म में ज़मीन से खड़ा हुआ, अपने माँ बाप की आंखों में खुद के लिए बेयकीनी गुस्सा और कराहियत देखते हुए काजिम शाह का बस नहीं चल रहा था वो खुद को ही कत्ल कर ले। क्या इसके माँ बाप को भी इस पर यकीन नहीं था? क्या वो नहीं जानते थे काजिम दरियाब शाह का किरदार कैसा है? वो जिसने 29 साल खुद को हर हराम काम से दूर रखा, हवेली की किसी कनीज तक आज तक गंदी नज़र नहीं डाली, वो खुद अपनी इज्जत का लुटेरा कैसे बन सकता था? काजिम शाह ने बेहद अजियत से सोचा था। आहान शाह अपने रास्ते में आती हर चीज़ ज़मीन बोझ करता अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी से अपनी गन निकालते हुए आहान शाह यूं ही तेजी से उल्टे पैर वापस हुआ था। आहान शाह के सर पर इस वक्त खून सवार था। कोई आहान शाह की बहन पर गंदी नजरें डाले और आहान शाह इसे जिंदा सलामत छोड़ दे, ऐसा कैसे मुमकिन था? गुलाली जो पहले ही किचन के दरवाजे पर खड़ी हवेली में पेश आती इस सूरत हाल को लजरते हुए देख रही थी। आहान शाह को हाथ में मजबूती से गन थामे तेजी से सीढ़ियां उतरते देखकर इसके मुंह से चीख बरामद हुई। आहान शाह हर चीख पर हर आवाज़ नज़रअंदाज करता हुआ फिर से एजल शाह के कमरे की तरफ बढ़ चुका था। शाह, नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। आदिल शाह ने पोते के हाथ में गन देखते हुए इसका कंधा थामा, लेकिन वो इनसे अपना कंधा छुड़वाता हुआ आगे बढ़ चुका था। दरियाब शाह और एजल शाह के अलावा काजिम शाह के कितने तरले डाले थे सबने कि हवेली से निकल जाए, लेकिन वो अपनी बात का पक्का अपनी जगह से एक इंच नहीं हिला और वो सब इसके बाद वाकई मरना चाहता था। इसमें जीने की तमन्ना बाकी नहीं रही थी। मॉम हट जाए, काजिम शाह के साथ लिपट कर रोती जोहरा शाह को देखते हुए आहान शाह हलक के बल चिका था। उसे काजिम शाह पर गन ताने देखकर दरियाब शाह को अपना दिल कम होता महसूस हुआ। एजल शाह, शाह बीबी और जोहरा मॉम की चीखें आसमानों को छू रही थी।
लाला नहीं, एजल शाह अपने मुंह पर हाथ रखती हुई रोते हुए चीखी थी, लेकिन आहान शाह सबकी चीखों को एक बार फिर से नजरअंदाज कर चुका था। काजिम शाह अपनी गोल्डन आंखें आहान शाह की सब्ज आंखों में गाड़े बेखौफी से खड़ा था। ज़ोहरा शाह को हुनूस काजिम शाह के सीने से लग के रोते चीखते देखकर वो काजिम शाह की शहर रग का निशाना लेकर ट्रैगर पर उंगली दबा चुका था, लेकिन गोली काजिम शाह को लगने की बजाय ऊपर कमरे की छत में पेवस हुई, क्योंकि हारून शाह बर वक्त आहान शाह का हाथ पूरी तरह से कुव्वत से ऊपर की तरफ कर चुके थे। गोली की आवाज़ सुनते हुए सबने अपने लजरते दिलों पर हाथ रखे थे। दरियाब शाह अपनी आंखें मीच चुके थे। वह अपनी ही आंखों के सामने जवान बेटे को कत्ल होते नहीं देख सकते थे और ना ही आहान शाह को रोक सकते थे, क्योंकि वो इन्हें हक बेजानिब लग रहा था। काजिम शाह हुनूस बिना पलके झपकाए आहान शाह को दिख रहा था। इसे एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। एक गोली छत की तरफ जाता देखकर ज़ोहरा शाह को अपने सीने से पीछे हटा चुका था। चलाओ आहान शाह गोली, मैं तुम्हारे हाथों से मरना चाहता हूँ ताकि तुम्हें कोई हसरत बाकी ना रह जाए, और मरने से पहले तुम सब पाकबाज हवेली वालों से एक ही चीज़ चाहता हूँ, तुम में से कोई एक भी शख्स हवस परस काजिम शाह के जनाजे में शामिल नहीं होना चाहिए। काजिम शाह अपनी गोल्डन आंखों में तीश और गुस्से की शदीद लाली लिए अपनी पूरी कुव्वत से धाड़ा था। इसकी हवेली के मकीनों ने उसे मौत से बचने के लिए हवेली से निकल जाने का रास्ता तो दिखाया था, लेकिन किसी एक ने भी इस पर एतबार जाहिर नहीं किया था। इन सब की बेएतबारी पर काजिम शाह को लगा कोई इसका दिल तेज धार आरी से चीर रहा हो। बाबा जान छोड़े मुझे, मैं इस गंदगी को अपनी हवेली से ख़त्म करना चाहता हूँ। आज मेरी बहन इसकी हवस परस्ती का निशाना बनने वाली थी, कल को ये मेरी बीवी को अपनी गंदी निगाहों से देखेगा। इससे बेहतर ये नहीं है कि काजिम दरियाब शाह को आज ही मर जाए। आहान शाह खुद को हारून शाह से छुड़वाता गुस्से से गरजा था। आहान शाह के अल्फाजों पर काजिम शाह के जिस्म में गुस्से से शरारे फूटे थे। रगों में खून की जगह जैसे भड़कता लावा गर्दिश करने लगा, लेकिन इसने अपने किरदार की सफाई नहीं दी थी। इस बिखरे हुए शेर को संभालना सिर्फ हारून शाह के बस की बात नहीं थी। वो इनसे 3 इंच लंबा और ताकत में कई गुना ज़्यादा था। शौक कैफियत में खड़े जावियार शाह ने हारून शाह का साथ दिया था, लेकिन आहान शाह इनके काबू में नहीं आ रहा था। अरजम शाह, जो आज यूनिवर्सिटी से जल्दी आ चुका था, हवेली में काजिम और आहान शाह की गरजदार धाड़े सुनता हुआ धड़कते दिल के साथ तेजी से लॉन्ज में दाखिल हुआ। आवाज़ एजल शाह के कमरे से आ रही थी। अरजम शाह अपना बैग सोफे पर फेंकता हुआ तेजी से एजल शाह के कमरे की तरफ बढ़ा था, और सामने का मंजर देखते हुए अरजम शाह को अपनी जान निकलती महसूस हुई। अरजम शाह को लगा वो अगली सांस नहीं ले पाएगा। सामने का मंजर कुछ यूं था कि आहान शाह खुद को हारून शाह और जावियार शाह से छुड़वाता अपनी गन का रुख काजिम शाह की तरफ कर चुका था। शाह रुक जाओ, क्यों हमें बुढ़ापे में जलील करवाने पर तुले हो तुम दोनों? शाह बीबी अपने हाथ आहान शाह की हाथ तरफ जोड़ती धाड़ी थी, लेकिन वो इनके जुड़े हुए हाथ, ज़ोहरा शाह की मन्नतें, आदिल शाह का हुक्म, हारून शाह का समझाना, वो सब नज़रअंदाज करता हुआ फिर से ट्रैगर दबा चुका था। लेकिन अपने सामने काजिम शाह की बजाय अरजम शाह को आते देखकर इसके हाथ लड़खड़ाए थे। वो जो काजिम शाह के सीने का निशाना लेते हुए ट्रैगर दबा चुका था। काजिम शाह के सामने ढाल बनकर खड़े होते अपने छोटे शाह को देखकर इसने जल्दी से अपनी गन का रुख मोड़ा था, लेकिन गोली अरजम शाह के कंधे को छू के गुजर चुकी थी। छोटे शाह, आहान शाह समेत सब अरजम शाह की इस हरकत पर ये एक जबान होते हुए धाड़े थे, जो आहान शाह को रोकने के में वक्त ज़ाय किए बिना काजिम शाह के सामने खड़ा हुआ था। काजिम शाह खुद हैरानगी से अरजम शाह की तरफ देख रहा था। वह किस हाल से यहाँ तक पहुँचा था, यह अरजम शाह और इसके खुदा के सिवा कोई नहीं जान सकता था। अरजम शाह कमरे की सूरत हाल और रोती हुए एजल शाह को देखकर आधी अधूरी बात समझ चुका था। वह आहान शाह को बाकी सब की तरह चीख चीख के रोकने में वक्त ज़ाय किए बिना ही उसके सामने आ चुका था, क्योंकि वो जानता था आहान शाह इस पर जान छिड़कता है। वो कभी अपने छोटे शाह पर गोली नहीं चलाएगा, लेकिन वो ट्रैगर पहले ही दबा चुका था। काजिम शाह को तो यही लगा था पूरी हवेली इस पर जान छिड़कती है, लेकिन मुश्किल वक्त में क्या हुआ? किसने इसकी पारसाई की गवाही की थी? किसने इसके साफ सुथरे किरदार का पास रखा? जीत तो बा किरदार इंसान को छोड़ के मक्कार लड़की की हो चुकी थी। जीत तो काजिम शाह की पाकबाजी निगाहों की बजाय एजल शाह की आंसुओं की हो चुकी थी। काजिम शाह ने तेज़ी से अरजम शाह का कंधा थामा था, लेकिन दरियाब शाह तेज़ी से अरजम शाह की तरफ बढ़ते हुए काजिम का हाथ अपने छोटे शाह के कंधे से हटा चुके थे, जिसके कंधे से खून निचोड़ता हुआ ज़मीन पर
संगे मरमर के पत्थर पर गिर रहा था। अज़म शाह की सफ़ेद शर्ट कंधे से खून से रंग चुकी थी। काजिम शाह ने एक बार फिर अपनी जख्मी नज़रें बाप पर डाली, जिन्होंने इसकी एक दफ़ा दांत से दांत नहीं उठाया था, लेकिन अज़म की दफ़ा वो कैसे भागते हुए इसकी तरफ आए थे। आहन शाह अपनी गन फेंकता हुआ अज़म शाह की तरफ बढ़ा। छोड़िए मुझे सब, हाथ मत लगाइए मुझे। आप सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लाला को यूं कटहरे में खड़ा करने की? अज़म शाह सबको खुद से दूर झटकता हुआ हलक के बल चीखा था। गुस्सा तो इन सब का ही अलमान था। अगर तुमने अपने लाला की हरकतें देख ली होती तो तुम यहाँ खड़े हो हमसे सवाल भी ना करते छोटे शाह, बल्कि तुम्हारे लिए डूब मरने का मुकाम होता। आहन शाह से दूर होता गुस्से से गर्राया था। क्यों? ऐसा क्या किया है मेरे लाला ने? बताएं मुझे। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी बेच दी है हवेली वालों की जो सबको आग लगी हुई है और सब दांत पर दांत जमा के खड़े खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अज़म शाह भी गुस्से में किसी का लिहाज नहीं करता था। वो अपनी शहद रंग आंखों में तीस लिए सबको एक नज़र देख के गुस्से से घुरता हुआ धाड़ा था। बकवास बंद करो अपनी अज़म शाह। तुम्हारे लाला ने मेरी जवान बहन की इज्जत। आहन शाह की ज़बान ने मज़ीद बोलने में इसका साथ नहीं दिया, बल्कि अपना जुमला मुकम्मल किए बगैर बेहद गुस्से से मुठ्ठियाँ भींच गया। ये सोच ये अजियतनाक थी कि इसकी हवेली का मर्द ही उसकी बहन की इज्जत का मुहाफिज नहीं बल्कि लुटेरा बनने की प्लानिंग कर रहा था और इस बात से नावाकिफ़ था। आप भी सोच समझ कर बात करें लाला। मैं कभी नहीं चाहता था आपके साथ बदलिहासी से पेश आऊँ। मैंने हमेशा से यही चाहा कि आपका सबका छोटा शाह बनकर आप सबका एहतराम और यूं ही करूं जैसे छोटे करते हैं, लेकिन आप सब बड़ों की छोटी सोच ने आज मुझे बदलिहाज बनने पर मजबूर किया है। काजिम दरियाब शाह को अगर आपकी इज्जत पर नज़र रखनी होती तो वो 29 साल का भी इंतज़ार ना करता। काजिम दरियाब शाह को अगर आपकी बहन के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करना होते तो वो सुबह की रोशनी और हवेली में सबकी मौजूदगी में ये सब करने की बजाय रात के अंधेरे में अपने फार्म हाउस पर करता। काजिम दरियाब शाह को अगर हराम का काम करने का इतना शौक़ होता तो वो आज बिजनेस टाइकॉन होने की बजाय हवेली का अय्याश आवारा लड़का होता। अरे सज़ा सुनाने से पहले अदालत भी तो सबूत मांगती है। आप लोग होते कौन है मेरे लाला के किरदार पर शक करने वाले? वो अज़म शाह जो अपना बचपन, अपनी जवानी और यहाँ तक कि अपना बुढ़ापा भी अपने काजिम लाला पर वार दे, लेकिन इन पे कोई आँच ना आने दे, इन्हें कोई गर्म हवा न लगने दे। आप सब ने इसे इतना ही छोटा बच्चा समझ रखा है जो अपने लाला के किरदार पर बात बर्दाश्त कर जाएगा। मैं अपने खुदा को हाजिर नासिर जान के कहता हूँ, मेरे लाला पाक बाज है और पाक बाज है। और कितनी कस्में खाएं, कितने वादे और कितनी गवाहियाँ चाहते हैं आप? अज़म शाह सब देने को तैयार है, लेकिन आप अपने लाला के किरदार पर उठी एक उंगली और एक बर्दाश्त नहीं है मुझे। अज़म शाह अपने बाजों से निकलते खून की परवाह किए बगैर सबकी आंखें, नाक और कान खोलता काजिम शाह का मतबर कर चुका था। अज़म शाह की गरजदार आवाज़ आहन शाह की भारी आवाज़ से कई गुना ऊंची थी। वो काजिम शाह जिसकी सब बेएतबारी की वजह से कुछ देर पहले टांगे मफलूज हो चुकी थी, वजूद साकित हो रहा था। अज़म शाह के अल्फाज पर उसे लगा इसे नई जिंदगी मिल गई हो। कहाँ सोचा था इसका छोटा शाह इतनी पक्की बातें कर गुजरेगा। अज़म शाह की बातों पर ऐज़ल शाह का रंग सफ़ेद हुआ। सबको अपनी तरफ मतवजा पाकर ऐज़ल शाह के सीने में सांस अटकी, आंखों से आंसू मजीद तेज़ी से जारी हुए। वो इसी सिचुएशन आज पहली बार देख रही थी। इसे आज पहली बार अपनी हवेली में मर्दों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बनते देखा था। इसे आज पहली बार अज़म शाह को आहन शाह से इतनी ऊंची आवाज़ में बात करते देखा था। आज पहली बार इसे डर व खौफ से अपनी रगों में खून मंजमीत होता महसूस हो रहा था। वकालत अच्छी कर लेते हो तुम अज़म शाह, तुम्हें अकाउंटिंग की बजाय लॉ पढ़ना चाहिए था। लेकिन कौन जाने काजिम शाह की नीयत मेरी खूबसूरत और जवान बहन पर आज ही खराब हुई हो। तुम क्या काजिम शाह के दिल व दिमाग में घुसे हुए थे? मर्द को वहशी बनने में वक्त नहीं लगता, और कितना लगता है? और तुम अपनी बातों से साबित क्या करना चाह रहे हो कि मेरी बहन झूठ बोल रही है? हम सब हवेली वालों ने अपनी आंखों से जो मंजर देखा वो झूठ था, और तुम 2 जमातें पढ़कर हम सब बड़ों से ज़्यादा अक्ल रखते हो। आहन शाह का बहन पर एतबार भी अभी तक नहीं टूटा था। वो बहन के आंसू पर पिघलता हुआ अपनी 29 सालों की दोस्ती मिट्टी में मिला रहा था। बहन की मोहब्बत में अंधे होकर मेरे लाला के दिल को इस कदर मत तोड़ें कि आप दोनों कल को एक दूसरे से बात करने के लायक ना रहे। झूठी है आपकी बहन अपनी।
अज़म शाह भी मज़ीद अपनी धाड़ती आवाज़ में अपना जुमला मुकम्मल करता जब आहान शाह का हाथ उठाता, लेकिन अज़म शाह की शहद रंग आंखों में बेयकीनी उतरी थी। देखकर वो बहुत ज़ब्त से अपना हाथ हवा में रोक चुका था, वरना इसका अज़ल शाह को झूठा कहना इसके दिल में आग लगा चुका था। लेकिन वो कद में अपने जितने अज़म शाह को थप्पड़ नहीं जड़ सकता था। चलिए लाला यहाँ से। अज़म शाह अपना जुमला मुकम्मल अधूरा छोड़ता हुआ आहान शाह से रुख मोड़कर काजिम शाह की तरफ देखकर बोला, तुम काजिम शाह को यहाँ से जिंदा लेकर नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, इसकी लाश उठाने की मोहलत मैं तुम्हें दे दूंगा। आहान शाह बेहद गुस्से से अज़म शाह को काजिम से पीछे करते हुए धाड़ा था। अगर काजिम लाला यहाँ से ज़िंदा नहीं जाएंगे तो अज़म शाह भी यहाँ से ज़िंदा नहीं जाएगा लाला। अगर काजिम शाह की लाश आप ज़मीन पर बिछाएंगे तो बदले में अज़म शाह की लाश आप अपने कंधों पर उठाएंगे। खुदा की कसम लाला, अब आपने जितनी तकलीफ़ काजिम लाला को दी, इससे दुगनी तकलीफ़ मैं खुद को दूंगा। अज़म शाह की अपनी बातों से सबके दिलों की धड़कनें बढ़ा चुका था। इसके लहजे की मजबूती और शहद रंग आंखों की सुर्खी इस बात को पता दे रही थी कि वो ये सब कर गुजरेगा। आहान शाह ने अपनी हरी आंखें फैलाते हुए अज़म शाह की तरफ देखा था, जो आज इतना बड़ा हो चुका था कि इसकी खुद के बारे में कमज़ोरी जानते हुए इसे धमकियाँ लगा रहा था। काजिम शाह के कुछ बोलने की कसर ही नहीं रहती थी। काजिम शाह जो अल्फाज तलाश करने में वक्त ज़ाय कर रहा था, अज़म शाह अपनी बातों से सबकी ज़बानें बंद करवा चुका था। आदिल शाह ने अपने पोतों की दिल दहलाने वाली धाड़ें सुनते हुए ज़मीन पर पड़ी हुई गन को उठाकर अपने सर पर रखी थी। तुम जैसे गुस्ताख और नाफरमान पोतों के मरने से पहले हम खुद को ही ख़त्म कर लेंगे, फिर कत्ल करते रहना एक दूसरे का। आदिल शाह अपनी आंखों में नमी लिए गुस्से से बोले, जिस पर सबकी नज़रों का रुख दाजी बने थे। इनकी इस हरकत पर सबकी सांसें थमी थी। दाजी गन छोड़ें। काजिम शाह, आहान शाह और अज़म शाह इनके इस एक्ट पर यक ज़बान होते हुए हज़ियानी अंदाज में चीखे थे। बाबा, बच्चे हम समझ जाएंगे, आप प्लीज़ गन छोड़ें। हारून शाह और दरियाब शाह तने हुए तासिरात से इनकी तरफ बढ़े। दूर हटो सब। आदिल शाह गुस्से से गरजे थे। दाजी को ट्रिगर पर उंगली रखते देखकर सबकी टांगों से जान निकली थी, आंखें खतरनाक हद तक फैली थी। दाजी, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे, प्लीज़ ये पिस्तौल छोड़ें। काजिम शाह ने अपने दोनों हाथ उठाते हुए इन्हें ठहराव से समझाने की कोशिश की। काश काजिम शाह तुम पैदा होते ही मर जाते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। आदिल शाह अपनी आंखों में नमी लिया अजियत से बोले। इनकी बात किसी नश्तर की तरह काजिम शाह के दिल में चुभी थी। इसके दाजी ने हमेशा से ही एक ही जुमला बोला था, काजिम तुम हमारा गुरूर हो। आज कोई काजिम शाह से पूछता कि इनके मुंह से इतना सफाक जुमला सुनते हुए वो कैसा महसूस कर रहा है, तो काजिम शाह लिख देता इसे अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। दाजी की बात पर अज़म शाह के तासिरात खतरनाक हद तक सख्त हो चुके थे। अज़म शाह की इतनी लंबी तकरीर भी इन सब के दिलों में काजिम शाह को बेगुनाह साबित नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो आंखों देखा झुटला नहीं पा रहे थे। अज़ल शाह को अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाता हुआ महसूस हो रहा था। वो शर्मिंदगी से डूब मर रही थी, लेकिन जबान से कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। अगर वो सच बताती तो वो सब ना जाने इसके साथ क्या कर डाले। अगर उसे हवेली से बाहर निकाल भी देते तो वो इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ जलील होती। लेकिन अगर काजिम शाह या दाजी को कुछ हो गया तो अज़ल शाह के दिल के कहीं ना कहीं अंदर से आवाज़ आई। अज़ल शाह की नीली आंखें किसी समंदर की तरह पानी बरसाती हुई आरज़ू पर भिगो रही थी। दाजी, ये क्या बचपना है, गन छोड़े। आहान शाह ने आगे बढ़ते हुए दाजी से पिस्तौल पकड़नी चाहिए, लेकिन वो इन सब के बीच से दूर हो चुके थे। जब तक काजिम शाह और अज़ल शाह का निकाह नहीं होगा, हम ये गन अपनी कनपट्टी से नहीं हटाएंगे। आदिल शाह ने अपने जुमले सबको साकित किया था। दाजी, आप होश में तो हैं? मेरी बहन लावारिस नहीं है, ना ही वो कोई भेड़ बकरी है जिसे मैं इस गालिए यहाँ पर उसके साथ बांध दूँ। अपने इस दरिंदे पोते के लिए किसी और लड़की का इंतज़ाम करें, लेकिन मैं अपनी बहन को बलि का बकरा हरगिज़ नहीं बनने दूंगा। आहान शाह मफलूज होते दिमाग के साथ चीखा था। आहान शाह को दाजी के फैसले पर अपने तन बदन में आग लगती महसूस हो रही थी। आहान शाह का बस नहीं था वो अपनी बहन को इन सब से छुपा कर कहीं दूर लेकर जाए। ठीक है, फिर हम मरे या जिए तुम में से किसी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आदिल शाह तकलीफ से आंसू बहाते हुए ट्रैगर पर उंगली दबाने ही वाले थे जब हारून शाह धाड़े थे। बाबा जान, मैं वादा करता हूँ जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। आप ये गन हटाएं। हारून शाह अपनी सब्ज लहू रंग आंखों में सुर्खी लिए बुलंद आवाज़ में गोया हुए। आहान शाह ने बेयकीनी से अपने बाप की तरफ देखा, जो दाजी की बात मानने की हामी भर चुके थे। काजिम शाह ने अभी तक अपने दांत से दांत नहीं उठाया था। वो इन सब की बेएतबारी का एंड देखना चाहता था। इसने एज़ल के साथ निकाह के लिए अगर हामी नहीं भरी तो इसने इनकार भी नहीं किया था। वो एज़ल शाह को वहशत और दरंदगी के मायने समझाने के लिए बेताब हो रहा था।
और इसका आधा काम तो आदिल शाह ही अपनी बात मनवा के कर चुके थे। अब एजल शाह ने काजिम शाह का वो रूप देखना था जो उसने आज तक नहीं देखा था। काजिम शाह अगर चाहता तो वो संगे मरमर पर गिरे ऑयल पर सबको मतवज्जा करके अपनी बेगुनाही साबित कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया था क्योंकि इसे भीख में मांगी हुई बेगुनाही नहीं चाहिए थी। इन हवेली वालों ने इसके किरदार को शायद मजाक समझा हुआ था। उन्होंने नरम दिल काजिम शाह को बहुत हल्के में लिया हुआ था, जिसने बर्बरियत और वहशत की मिसाल कायम करने का अज़म बनाया था। बाबा जान, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप मेरी बहन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। मैं अपनी बहन को कभी भी काजिम जैसे वहशी और घटिया इंसान के निकाह में नहीं दूंगा। आहन शाह अपने भूरे बालों को हाथों की मुट्ठियों में जकड़ता अपनी पूरी कुव्वत से धाड़ा था। बाबा जान, एजल मेरी भी बेटी है। मैं कभी नहीं चाहूँगा इसके नसीब में एक इज्जत का लुटेरा लिखा जाए जो हवेली के बदर होने के लायक हो। मैं एजल शाह के लिए अपना बेटा अरज़म शाह पेश करता हूँ। दरियाब शाह जो कब से खामोश थे, वो काजिम शाह से नज़रें फेरते हुए सफाकी से बोलते काजिम शाह को मज़ीद तोड़ चुके थे। ऐसे वक्त में इंसान को इसके माँ बाप के एतमाद की अब से ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो इसके माँ बाप से नहीं मिला था। ज़ोहरा मॉम ने भी सिर्फ रो धोकर इसे कत्ल होने से बचाने की भीख मांगी थी, लेकिन इसके किरदार की गवाही नहीं दी थी। इन्हें भी शायद यही लग रहा था कि वह एजल शाह के हुस्न को देखकर बहक गया। आप मुझे भी हवेली बदर कर दें बाबा जान, क्योंकि मैं आपकी छोटी भतीजी से निकाह करने से पहले अपना सर कलम करवाना पसंद करूंगा। अरज़म शाह बगैर किसी लगी लिपटी के संजीदगी से बोला। इसे अपने बाजों में शदीद दर्द हो रहा था, लेकिन वो किसी को अपने बाजों का हाथ लगाने का मौका भी नहीं दे रहा था। अरज़म शाह के जुमले पर एजल शाह ने बेहद शर्मिंदगी से अपना सर झुकाया था। काजिम शाह ने इस्तेहाज़े अंदाज में इसके झुके सर को देखा था। दरियाब शाह और आहन शाह ने सालिम निगाहों से अरज़म शाह को देखा था, जो आज हर लिहाज का भूल चुका था। आहन शाह ने काफ़ी मुश्किल से खुद को अरज़म शाह को धुनकने से रोका था, जो बार बार उसकी बहन को झूठी बोलकर इसके तन बदन में आग लगा चुका था। लेकिन मसला फिर वही था, अरज़म शाह उसकी कमज़ोरी था। इसके लिए छोटे भाइयों की तरह, या अगर कहा जाए बेटे की तरह था तो गलत नहीं था, जिसके साथ वो चाह के भी सख्ती नहीं कर पाता था। दाजी, मैं आपसे वादा कर चुका हूँ, काजिम और एजल का निकाह आपके फैसले के मुताबिक होगा और आज ही होगा। आप ये गन मुझे पकड़ाएं। हारून शाह इन सब की बातें नज़रअंदाज करते हुए हुनूस दाजी से मुखातिब हुए, जिनका चेहरा इन सब की बातों पर गुस्से से मज़ीद सुर्ख पड़ा था। दाजी हारून शाह के मजबूत और सच्चे लहजे पर गन अपनी कनपट्टी से हटा चुके थे, लेकिन उन्होंने गन अभी भी अपने हाथ में रखी थी। मौलवी को बुलाओ और एजल बेटी को तैयार करो। एजल बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब करने के लिए मजबूर हूँ। आदिल शाह अपना रुख एजल शाह की तरफ करते हुए बोले, जो थर थर काँप कर बुरी तरह रो रही थी। क्यों मेरी बहन को क्यों तैयार करवा रहे आप? इस खबीस हवस परस्त इंसान की वहशत का शिकार बनाने के लिए? आप सब ने हमेशा हम पर अपनी मर्जी थोपी है, चाहे वो सियासत का मामला हो, हवेली का, मंगनी का या फिर शादी का। लेकिन मैं अपनी बहन के लिए अभी जिंदा हूँ। मैं एजल शाह को आप सबकी नाइंसाफ़ी की भेंट कभी नहीं चढ़ने दूंगा। अरे, अगर काजिम शाह की आंख नहीं बुझ रही तो किसी तवायफ के पहलू में जाकर रात गुजार ली। आहन शाह अपनी भरपूर तक वो दो करता हुआ अपनी बहन के लिए ढाल बनकर खड़ा था, जो अपने लाला को खुद पर इतना एतमाद देखती हुई खुद के खून के आंसू रो रही थी, जिस एतमाद की वो बुरी तरह से धज्जियां उड़ा चुकी थी। अगर आहन शाह को सारी हकीकत मालूम हो गई तो वो ना जाने क्या कर बैठे। जो रात गुजरने का मज़ा तुम्हारी बहन के पहलू में आएगा, यकीन मानो किसी तवायफ के साथ बिल्कुल नहीं आएगा। यह पहला जुमला था जो काजिम शाह ने आहन शाह की कड़वी बातों की ओज़ बोला था। वो इसके बेबाक जुमले ने ऐसा वार किया था, आहन शाह को अपने पूरे वजूद में चिंगारियां फूटती हुई महसूस हुई। काजिम शाह के संजीदा लहजे में इतने बेबाक जुमले को सुनते हुए सबके चेहरे सुर्ख हुए थे। हारून शाह ने उसे लहू रंग आंखों से घूरा था, जो अपनी इस्तेहाज़िया नज़रें इनकी बेटी पर जमाए हुए था। काजिम शाह बकवास बनकर अपनी, तुम मर्द है या नहीं तेरी? अभी आहन शाह गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता हुआ अपना जुमला मुकम्मल करता, जब काजिम शाह ने फिर से उसकी बात काटी थी। मैं कितना जवान और मजबूत मर्द हूँ, इसका अंदाज़ा तुम्हारी बहन को एक ही रात में करवा दूंगा। माई न्यू, मेरे नए दुश्मन, अपनी मर्दानगी की ऐसी आला मिसाल कायम करूंगा कि दरियाब शाह ने काजिम शाह को इसके बेबाक जुमला मुकम्मल नहीं करने दिया था। उन्होंने आगे बढ़ते हुए ज़ोरदार थप्पड़ खुद से ऊंचे काजिम शाह के सफ़ेद गाल पर जड़ा था, जो बेशर्मी और ढिठाई की आला मिसाल कायम कर रहा था। बाबा, अरज़म शाह दरियाब शाह के इस एक्ट पर धाड़ा था।
दरियाब शाह की इस हरकत पर माहौल में सुकूत छाया था। काजिम शाह ने अपनी आंखें मीची के खोलते हुए अपने निचले लब को बेदर्दी से अपने दांतों तले कुचला था। ये उसकी जिंदगी का पहला थप्पड़ था। दरियाब शाह के इस वार पर काजिम शाह की रूह बिलबिला उठी थी, लेकिन वो खामोश रहा, क्योंकि इसका बदला वो इस नाजुक जान से लेने का इरादा रखता था जिसने उसकी इतनी शानदार प्लानिंग करते हुए इसे पाने की कोशिश की थी। मुझे निकाह के साथ रुखसती भी आज चाहिए, वरना बाखुदा मैं अपनी हर हद से गुजर जाऊंगा। काजिम शाह ने बाप से थप्पड़ खाने के बाद भी खूब दीदा दिलेरी से अपने सीने पर हाथ बांधते हुए इन सब को देख कर एक एक लफ्ज़ चबाते हुए अदा किया। काजिम शाह की भारी संजीदा आवाज़ में बोले गए जुमले पर ऐजल शाह का दिल सिकुड़ रहा था। मुझे माफ़ कर दो ऐजल बेटी, मैं नहीं जानती मेरे काजिम ने ये कदम कैसे उठा लिया। वो कभी भी ऐसा नहीं था। अपनी ज़ोहरा मॉम को माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। सबके ऐजल के कमरे से जाने के बाद ज़ोहरा शाह उसे गले लगाती रोते हुए माफ़ी मांग रही थी। सलवा शाह के बाद ज़ोहरा शाह ने ऐजल को अपनी बेटियों की तरह पाला था। प्लीज़ मॉम, आप यूँ मत रोए। ऐजल शाह ने शर्मिंदगी से उनके आंसू साफ करते हुए इन्हें चुप करवाया था। कुछ देर बाद उसका निकाह था। ज़ोहरा मॉम ने अपने कमरे से लाते हुए एक खूबसूरत सा जोड़ा ऐजल शाह को पहनने को बोला, जो उन्होंने बहुत पहले से अपनी बहू के लिए खरीद रखा था। जो कुछ भी हुआ, इसमें ऐजल शाह की कोई गलती नहीं थी। वह ऐजल शाह के अरमान नहीं तोड़ना चाहती थी। जाहिर था वो भी एक जवान लड़की थी। इसने अपनी शादी के बारे में कितने अरमान सोचे होंगे, इसीलिए वो उसके लाख मना करने और रोने के बावजूद भी उसे लहंगा पहनने का बोल चुकी थी। ऐजल शाह ने बुझते दिल से वो लहंगा ज़ेब तन किया था। काजिम शाह के मुताबिक वो रुखसती भी आज ही चाहता था। वो कैसे नज़रें मिला पाएगी काजिम शाह से, ये सोच सोच कर ऐजल शाह का कलेजा मुंह को आ रहा था। ज़मीर अलग मलामत कर रहा था। ऐजल तुम्हारी बहन से पहले मेरी बेटी है, मेरा खून है वो। मैं तुम सबसे ज़्यादा इस पर हक रखता हूँ। अगर तुम निकाह में शामिल होना चाहते हो तो इंसानों की तरह शामिल होकर अपनी बहन को दुआओं में रुखसत कर सकते हो, वरना वो रहा हवेली का दरवाज़ा, क्योंकि तुम अपना पूरा जोर लगाते हुए भी मुझे मेरा वादा तोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकते। आहान शाह, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बाप ना बनो। आहान शाह ने आखिरी वक्त तक इस निकाह को रुकवाने की भरपूर तकदो की थी, लेकिन हारून शाह के गुस्से में बोले गए इन जुमलों पर वो हर चीज़ की तबाही करता हुआ हवेली से निकल चुका था। वो इंसफाक हवेली वालों को ज़बरदस्ती और नाइंसाफ़ी पर अपनी बहन के साथ होते हुए नहीं देख सकता था। आहान शाह मफलूज होते दिमाग के साथ हवेली के लॉन्च से निकल ही रहा था जब अचानक से उसे एक नाजुक सा वजूद सीने से टकराया। आहान शाह, जो पहले ही गुस्से से पागल हो रहा था, अपने से सीने से टकराती गुलाली को देखकर आहान शाह का गुस्सा इंतहा को छुआ था। अंधी हो या शौक है तुम्हें बार बार मुझसे टकराने का? क्या चाहती हो तुम्हारे इस नाजुक वजूद को अपने लबों से छू लूं, तुम्हारी रूह में उतरता हुआ तुम्हें अपने वजूद का हिस्सा बना लूं? बोलो, जवाब दो, आप खामोश क्यों हो? आहान शाह अपनी सुर्खी छाई हरी आंखों में तीश व अस्तार लिए उसकी कोहनी जोर से उसकी कमर की तरफ मोड़ता हुआ दबे दबे अंदाज में गुस्से से कराया। गुलाली ने आंखों में हैरानगी से इसके अल्फाजों को सुना। इसके बेबाक अल्फाजों पर गुलाली को अपने कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ। वो तो इससे गलती से टकरा चुकी थी। वो ना जाने किस बात का गुस्सा इस नाजुक जान पर निकाल रहा था। वो बगैर किसी की वजह अपनी बेबाकी का मुजाहरा करते इसे इसकी धड़कनें मुंतशिर कर चुका था। मैं ऐसा क्यों चाहूँगी शाहसई? वैसे भी अब तो आपकी नई मंसूरे नज़र बनने वाली है। आपको आपकी होने वाली मंग मुबारक हो। गुलाली इसकी आंखों में अपनी क्रिस्टल ग्रे आंखें डालती अपने मासूम लहजे को मजबूत बनाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली। इसकी जुर्रत पर आहान शाह ने उसका जबड़ा अपने हाथ की आहनी गिरफ्त में दबोचा था। हाँ, मेरी मंजूर नज़र एक शाह घराने से ताल्लुक़ रखने वाली मेरे स्टैंडर्ड की लड़की बनने वाली है। तुम कहीं से भी मेरे स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरती और तुम हमेशा अपनी औकात क्यों भूल जाती हो? तुम गद्दार इस्माइल खान की बेटी हो, इस गद्दार का खून हो, एक नौकर की बेटी हो। आइंदा आंखें और आवाज़ नीचे रख कर मुझसे बात करना, वरना तुम्हें नाबीना और गूंगा करने में एक पल नहीं लगाऊंगा। आहान शाह इसके जबड़े पर अपने हाथ की गिरफ्त बेहद मजबूत करता बेहिजी से गुलाली के कानों में सूर फूंक रहा था। आप मेरा एक हवाला देना तो भूल ही गए। मैं एक सैयदजादे के निकाह में भी तो हूँ ना। अब बताएं, क्या औकात है मेरी? यही कि उसका शौहर इसकी तरफ देखना पसंद नहीं करता। वो अपने नाम पर बैठी मनूका को अपनाने की बजाय एक मंजूर नज़र चाहता है। गुलाली इसके हाथ अपने जबड़े से हटाने की तगदो करती, आंखों में टूटे कांच की करचियां लिए मध्यम आवाज में बोलती आहान शाह को लाजवाब कर चुकी थी। गुलाली का लहजा अब की बार बेहद उदासी लिए हुए था। जानती हो,
मर्द सबसे पहले औरत की खूबसूरती से अट्रैक्ट होता है, लेकिन तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें अपनी शान शाह समझूं? एक खूबसूरत वजूद तक नहीं है तुम्हारे पास जिससे मैं अट्रैक्ट हो सकूं। कहाँ से देखना पसंद करूं तुम्हें? कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे पास। बताओ क्या खास है तुम्हारे जिस्म में जिसमें मैं बिला फिजूल अपना वक्त ज़ाय करता हुआ अपनी शिद्दतें लुटाता फिरूं? आहनशाह इसकी आंखों में अपना अक्स देखता, एक नज़र उसके चादर में छुपे वजूद को देखते हुए बेहद गुस्से और जो मायने अंदाज में नीची आवाज़ में गर्राया था। आहनशाह के अल्फाज थे या कोई सुर जो वो गुलाली के कानों में फूंक रहा था, वो बेहिसी से इसके वजूद समेत उसे धुतकार चुका था। क्या औरत से मोहब्बत करने से पहले, बीवी का उसका हक देने से पहले तमाम मर्द उसके वजूद का जायज़ा लेते हैं जैसे वो ले रहा था? क्या मर्दों की मोहब्बत की ज़बान सिर्फ जिस्म पर मनहसर है? गुलाली अज़ियत से सोचती हुई अपनी पूरी कुव्वत लगाती हुई इससे दूर हुई। इसके अल्फाज पर गुलाली लाख चाहने के बावजूद भी अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। बहुत जल्द आपको आपकी इन जुमलों का जवाब दूंगी आहन हारून शाह। गुलाली अपने दिल में कज़म बनाती इसे बिना कोई जवाब दिए वहां से भाग चुकी थी। आहन शाह कुछ देर इस रास्ते को देखता रहा जहां से वो हिचकियों से रोते हुए भागी थी। फिर गुस्से से पास पड़े बांस को ज़मीन बोझ करता हुआ वो बाहर की तरफ बढ़ चुका था। काजिम शाह वलीद दरियाब शाह, क्या आप तमाम गवाहन की मौजूदगी में ऐज़ल शाह वलीद हारून शाह को 20 लाख हक महर के ओस अपने निकाह में कबूल करते हैं? सफ़ेद शकन जरदा शलवार कमीज़ में मलूस काजिम शाह ने अपने निचले अनाबिल लब पर दांतों से जुल्म ढाते हुए इस जालिम, मक्कार और धोखेबाज लड़की को 3 बार अपने निकाह में कबूल किया था। आहन शाह के हवेली से जाने के 1 से 1.5 घंटे बाद काजिम शाह और ऐज़ल का निकाह हो चुका था। ऐज़ल शाह का निकाह हो चुका था। सिवाय हारून शाह के सब ने ऐज़ल शाह को अपने सीने से लगाया था। अर्ज़म शाह तो ऐज़ल शाह के निकाह में शामिल भी नहीं हुआ था। इसे इस झूठी लड़की पर बेहद गुस्सा था जिसने उसके लाला की इज्जत, इनके किरदार की धज्जियाँ उड़ाई थी। अपने बाबा जान को खुद से दूर देखते हुए ऐज़ल शाह ने आंखों में हैरानगी लिए इनकी तरफ देखा था जो इसे देखने पर इससे निगाहें फेर चुके थे। इनकी निगाहें फेरने पर ऐज़ल शाह ने थूक निकला था, इसे काजिम के कमरे में बिठा दे भाभी। ऐज़ल के निकाह के बाद हारून शाह संजीदगी से ज़ोहरा शाह को हुक्म देते हुए इसके कमरे से निकल चुके थे। इनके उखड़े अंदाज पर ऐज़ल शाह के दिल कानों में धड़क रहा था। वो इस पर तसाद इनके हुक्म पर ऐज़ल शाह के हाथ पैर फूल रहे थे। कहाँ वो छोटी सी ऐज़ल और कहाँ वो लंबा चौड़ा देव काजिम शाह। वो तो इसकी हरकत पर यकीनन आज से अकेले कमरे में चूटी की तरह मसल के रख देगा। कांपती हुई ऐज़ल शाह ने आंसू बहाते हुए सोचा था। नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।